देखो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट लूँगा मैं, सर आए हैं बाहर। मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ। जब दाऊद सर ने यहाँ आए थे, ये ध्यान से सुनो, वो एज ए स्टूडेंट आए थे। तहिल सर के साथ क्लोज बॉन्डिंग थी उनकी, तो गाइडेंस के लिए आते रहते थे। फिर तहिल सर ने ये बात नोटिस की कि बड़ा पोटेंशियल है बंदे में, जो दिख जाता है टीचर को। हमने रिक्वेस्ट की कि पढ़ा लो आप, हमें भी टीचर की ज़रूरत ही थी, तो पढ़ाना स्टार्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट डायरेक्टली इंटरव्यू पे, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू और आज चौथा इंटरव्यू। और इस बार मुझे परसों बता रहे थे, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तरावी में थे, और उन्हें रिज़ल्ट नहीं देखा क्योंकि अब उसको पता थी ये साल भी ऐसा ही निकल जाएगा। तो फ़ोन पे फ़ोन आए। अल्टीमेटली ही रियलाइज कि मेरा हो गया। तो नोटिफिकेशन पैनल उतारी, वहाँ चेक किया, वहाँ उनका हो गया था। तो उस पॉइंट पे वो बोल रहे हैं कि मैंने फ़्लाइट मोड डाल दिया, पहले नमाज़ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैंने सबके पेपर्स, यहाँ बात करते रहते हैं हम बाहर, मेंस टेस्ट सीरीज़ में हम पेपर्स चेक करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मेजॉरिटी आप में से जो मेजॉरिटी है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, आप उनसे बहुत अच्छा लिखते हैं, आप उनसे बहुत काबिल हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, उनसे बहुत काबिल हैं आप। ये लॉट जो इधर बैठा है, जो हम चेक करते हैं, जो सिलेक्ट हो गए हैं, उनसे आप काबिल हैं। मगर सिर्फ इतना ही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी सब ये देखिए, ये पुराने बच्चे हैं, इनका शायद लास्ट कंपोनेंट होगा, वो भी पुराने बच्चे हैं, लास्ट कंपोनेंट होगा। अब इसके बाद ऐसा घर चले जाएंगे, एक अटेम्प्ट दे दिया, मुझसे नहीं हो रहा है, चलो दूसरा भी दे दिया, नहीं हो रहा, चलो कुछ और कर लेंगे। कल मैं राजपुरा गया था। राजपुरा में मैंने वहाँ पूछा कि दाऊद सर का घर कहाँ है। मुझे दाऊद सर के घर बहुत पहले से, उन्हें बोला अच्छा उनका, इधर से जाओ। अल्टीमेटली मैं पहुँचा बेकर के पास, जो रोटियाँ बनाता है। उसको भी अल्लाह की कसम, उसको भी पता थी दाऊद सर कहाँ है, क्योंकि इतनी फिर शोहरत हो जाती है बंदे की। इतना इसके बाद 10 मिनट, सर ने बोला 10 मिनट के बाद जो मेरी सिलेक्शन हो गई, उसके बाद जो 10 मिनट मैंने देखे, वो वर्थ था। और अभी भी मैं वहाँ गया, हम वहाँ बात ही नहीं कर पाए जितने वहाँ लोग थे। तो प्लीज़ थोड़ा सीरियस रहो, और ये छोड़ने की चीज़ नहीं है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यानदारी से पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। डोंट वरी, कुछ मत ये मत सोचो कि इनका नहीं हो। अच्छा, लास्ट टाइम और एक बात कहती, लास्ट टाइम इनका नहीं हुआ। कुछ बच्चे तो घर चले गए, इनको पता होगी, घर चले गए। जब इनका नहीं हुआ तो हमारा कहाँ होगा। तो अल्टीमेटली राइट टाइम पे राइट चीज़ें मिल जाती है लाइफ में। तो दिल छोटा नहीं करना है मुश्किल प्रिपरेशन। मैं नहीं मानता हूँ कि ये इजी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है, मगर थोड़ा अगर आप थोड़ा कंसिस्टेंसी से चलेंगे, मैं कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा कहता हूँ, कारिफ सर से बात करूँ, मैं आपको कसम खा कहता हूँ, मेजॉरिटी आपके जो पेपर्स हैं ना, मैं आपको मेंस टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स भी दिखाऊंगा, अगर आपको देखने हैं वो, आप मेजॉरिटी उससे अच्छा लिखते हैं। काबिलियत है आपके पास, मगर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस की दरकार है। सर को बुलाइए। अब जो ये सेशन है, ये एक नॉर्मल सेशन रहेगा। इसमें आप डायरेक्टली सर से बात, क्योंकि यूचुन वापर कहाँ, ये अपना ही है इधर, आप सब जानते हैं इनको, कुछ ने तो पढ़ा भी होगा सर के पास, तो फील फ्री। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है, कुछ लोग मुझे जानते होंगे शायद यहाँ पे। ठीक है, आई एम फैकल्टी हियर। ठीक है, सो आई हैव बीन टीचिंग सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट इन दिस क्विंटेसेंस। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर न्यू स्टूडेंट्स हियर, जिन्होंने मेरे पास नहीं पढ़ा होगा, है ना। सो आई विल बी ज्वाइनिंग यू सून। ठीक है, पढ़ेंगे जल्दी। रिगार्डिंग JKAS, ठीक है, लेट मी फर्स्ट, मैंने ऐसा कोई स्पीच रेडी नहीं रखा है। ठीक है, दिस एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच, एक्सटेम्पोरे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देयर इज़ नथिंग लाइक कि आई विल बी स्पीकिंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे
मोनोलॉग दूंगा और आप सुनोगे, ठीक है. आई एम ए टीचर, आई एम यूज टू इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स. वैसा ही फॉर्मेट चलेगा यहाँ पे भी. फाइन. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन बिटवीन और इफ़ यू वांट टू आस्क, ठीक है, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा, खाली मैं बोलूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है. यू आस्क द क्वेश्चंस. फाइन. सो वी विल डू इट दैट वे, टू वे कन्वर्सेशंस. एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस विद दिस एग्जामिनेशंस, कैसे क्या करना है. सो वो भी थोड़ा सा हेल्प रहेगा आपके लिए फॉर योर एग्जामिनेशंस एज वेल, ठीक है, जब आप आगे अटेम्प्ट करोगे इस बार. पहले मुझे ये बताइए, आर यू गोइंग टू अपेयर फॉर दिस KS एग्जाम दिस टाइम? एवरीवन, मतलब जिसका मेंस होने वाला है. एनीवन हैज क्वालिफाइड द प्रीलिम्स और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. ओके. सो process is very simple. The process of examination is very simple. You don't have to be that much कि नहीं होगा या होगा. इसमें एक ही चीज़ आपका जो important है वो है focus. Focus is the one thing that you need to have. जितना आप focused रहोगे इस एग्जाम पे उतना it is easy for you to crack the examinations. ठीक है. Focus से मतलब यह है कि you being the first attempters, this is the best chance for you to get into the services. हमेशा ये याद रखना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है वो फिर इंसान सब्सिक्वेंटली सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाता है, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं कर पाता है, फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं कर पाता है. आप जितना बेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में देते हो उतना आप फिर आगे उतना नहीं दे पाता है इंसान. फिर एट मैक्स पुश करेगा सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड में फिर उसका डाउन हो जाता है, फिर फोर्थ में डाउन हो जाता है. जैसे मेरा जर्नी था एग्जामिनेशंस का, जब जो मुझे लगता है अभी तक आई क्वालिफाइड इन द फोर्थ अटेम्प्ट. आई हैव गिवन 3 इंटरव्यूज सिंस 2021. ड्रॉप हो गया. चलो 2022 ड्रॉप्ड बाय थिन मार्जिन. मुझे 2.5 मार्क्स ऐसे कुछ कम मार्क्स रहते थे. बट व्हाट मैटर्स इज वेदर यू आर अबव द लाइन और यू आर बिलो द लाइन. या तो आप क्वालिफाई कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो, चाहे आप 0.5 से ही क्यों ना ड्रॉप हो. इसी तरीके से 2023 ड्रॉप्ड अगेन, नहीं हुआ. इस बार दिया तो समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप सबकी दुआएं, ठीक है, मोस्टली द स्टूडेंट्स जिनको मैंने इतना पढ़ाया था, दे वर प्रेइंग फॉर मी. समहाउ चला गया, मैं लिस्ट में आ गया. बट इस प्रोसेस में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया. आई हैव लर्नड अ लॉट इन दिस प्रोसेस बिकॉज मैं एक ही जगह पे स्टिक नहीं रहा. आई डाइवर्सिफाइड माई सेल्फ टू हैव अ मेंटल बैलेंस, टू हैव अ मेंटल पीस, एज वेल एज टू ग्रो माई सेल्फ एज अ पर्सन. सो जो एग्ज़ाम है, चाहे आप UPSC के लिए जा रहे हो या KS के लिए जा रहे हो, दिस विल, एक तो आप ऑफिसर तो बनोगे ही, आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देगा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. अगर आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे पढ़ रहे हो, यू माइट हैव सीन दैट चेंज इनसाइड यू. आपको थोड़ा सा वो चेंज लगा होगा आपके अंदर कितना आया है इस थोड़ा सा जर्नी में. इवन अगर आपने 2 महीने ही पढ़ा होगा, 3 महीने ही पढ़ा होगा, 4 महीने ही पढ़ा होगा, आपको काफ़ी थोड़ा सा अंदर से कुछ चेंजेस समझ आई होंगी. देयर इज अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन योर माइंड सेट, आइडियोलॉजी. आप कैसे सोचते थे पहले, आप कैसे सोच रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है कि अब इस पर्पस को छोड़ दीजिए. दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, इस बार हो गया, इसको आप भूल जाइए. जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बेस्ट मैंने पढ़ा था 2021 में, जो ना मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी. बट नहीं हुआ. डैट इज़ समवेयर डिवाइन इंटरवेंशन भी कोई चीज़ होती है, किस्मत भी कोई चीज़ होती है इन एग्जाम्स में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सीट्स लिमिटेड होती है, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम एन ओपन मेरिट कैटेगरी, है ना, वो भी मसला है ना. ठीक है. और उनमें भी काफ़ी कंपटीशन होता है. जो कैटेगरीज है उनमें कभी कभी ओपन मेरिट से ऊपर चला जाता है मेरिट. अगर आप लास्ट टाइम का मेरिट देखोगे, RBA का जो मेरिट है ओपन मेरिट से ऊपर चला गया था. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, नॉट द फाइनल काट. ठीक है. सो कंपटीशन हर जगह है, सीट्स लिमिटेड है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गेट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. सो समहाउ दिस डिवाइन इंटरवेंशन थोड़ा होना चाहिए, मतलब किस्मत होनी चाहिए, तब जाके आप थोड़ा सा लिस्ट में आ जाते हो. बट इस डिवाइन इंटरवेंशन की बात आप बाद में करोगे. पहले यहाँ तक तो पहुँचो, इंटरव्यू तक, उतना तो बेसिक आप में होना चाहिए. मतलब वी शुड फर्स्ट क्वालिफाई द प्रीलिम्स, देन वी शुड हैव दैट मच कैपेबिलिटी टू क्वालिफाई द मेंस.
फिर उतना अच्छा करके आप इंटरव्यू में पहुंच गए, देन यू शुड हैव दैट मच कैपेबिलिटी टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू में थोड़ा डाइसी रहता है, किसी का हो जाता है किसी का नहीं हो जाता है, क्योंकि सबने इक्वली मेहनत करी होती है। इफ 10 people are in the interview phase, that means 10 people have studied very good. तो वहाँ पे थोड़ा सा किस्मत कभी काम कर जाता है, क्योंकि आपको 7-8 सब्जेक्ट्स मेंस में होती है, सब्जेक्टिव होता है। आपका डे अच्छा था, आपका ऐसे अच्छा चला गया, क्लिक हो गया, एग्जामिनर ने ज़्यादा मार्क्स दे दिए। ठीक है, जैसे अपनी पर्सनल एग्जाम्पल 2021 आई गॉट 136 इन ऐसे। ठीक है, मुझे लगा मैं बहुत बड़ा लिखने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मुझे शौक भी था लिखने का, मेरा हॉबी भी था क्रिएटिव राइटिंग, जो मैं डैफ वगैरह में लिखता हूँ। तो मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता था न्यूज़पेपर में, खुद भी अपने शो के लिए ब्लॉग्स वगैरह लिखता था, सटायर लिखता था, शॉर्ट स्टोरीज लिखता था। सो आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड विद द राइटिंग सिंस माई चाइल्डहुड ओनली। बचपन से मैंने पब्लिश करे हुए ग्रेटर कश्मीर में, राइजिंग कश्मीर में ऐसे कॉलम लिखता था। तो आई थॉट आई हैव अ वेरी ग्रेट होल्ड ऑन राइटिंग। तो जब मैंने पहले दिया तो इट वॉज अ गुड स्कोर, लाइक अमंग द टॉपर्स 136। बस मुझे लगा बस ऐसे तो मुझे पास कर देगा। शायद किसी और में मेरे मार्क्स कम चले होंगे GS1 में, तो मुझे लगा था बस ऐसे इज़ द वन थिंग जिस पे मुझे अच्छा पकड़ है। तो 2022 में जब मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मैं डेफिनेटली पास हो जाऊंगा। इस बार 21 में फेल हो गया, GS की वजह से ऐसे में तो अच्छे है, इस बार 22 में ज़्यादा अच्छा करूंगा तो ऐसे में और मार्क्स ला सकता हूँ। ठीक है, जब मैं 22 में चला गया देने एग्ज़ाम, ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर आप इम्प्रोवाइज़ करते हो। 22 में मैंने बड़ा सा अच्छे से इम्प्रोवाइज़ किया ऐसे को, मतलब बहुत ब्यूटीफुल बनाया, कोट्स डाल दिए। ठीक है, नए नए डायमेंशन खोल दिए, एथिकल डायमेंशन, स्पोर्ट्स डायमेंशन, पता नहीं कहाँ कहाँ से सोचने लगा, मेटाफिजिक्स सोचने लगा। ठीक है, जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो आई केम टू नो दैट आई हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ ऐसे आई गॉट 114, इतना ड्रॉप। ठीक है, जितना ज़्यादा इम्प्रोवाइज मैंने करा उतना आई गॉट टू नो दैट I have regressed in my marks. ठीक है, and I lost final selection by like I think 1 mark से 1.5 marks से, just because of this thing. क्योंकि एवरेज मार्क जो उस वक्त बच्चों के आ रहे थे, स्टूडेंट्स के 118, 120, 122, 126 तो आ ही रहे थे। तो लाइक आई वॉज बिलो एवरेज एट 114। ठीक है, अब मुझे लगा गेम कुछ डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे इज़ नॉट द गेम चेंजर। जो मुझे लगा था 136 से मैं 145 पे चला जाऊंगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, देन आई विल गेट थ्रू। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं 23 में आ गया, फिर से इम्प्रोवाइजिंग ऑन GS, इम्प्रोवाइजिंग ऑन ऐसे, इम्प्रोवाइजिंग ऑन ऑप्शनल्स, एवरीथिंग। ठीक है, बाय द वे मैं ऑप्शनल इज फिलोसफी है, अगर कोई फिलोसफी से स्टूडेंट है तो बता देना। सो जब मैं 23 में चला गया ऐसे में अटेम्प्ट देने में, जब मैंने मेंस लिखा, जब मार्कशीट आ गई, मैं ड्रॉप हो गया। जब मार्कशीट आ गई, सो आई केम टू नो दैट माय मार्क्स आर 97 इन ऐसे। Are you getting my point? This is the unpredictability of the examinations. You are not sure how much marks are you going to get. ठीक है, कभी श्योर ही नहीं रहता इंसान। कभी GS1 में चले जाते हैं ऊपर, कभी GS2 में, कभी किसी में भी। सो आपका सिलेक्शन फिर कैसे होगा? हाउ विल यू मेक श्योर दैट यू गेट सिलेक्टेड? उसका एक ही तरीका है। द ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर दिस सिलेक्शन इज, ये कैसे पूरा द ओनली वन, एक ही चीज जो आपको पास कर सकती है, दैट इज, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। ठीक है, ये याद रखना है एग्जाम मीन्स लिखने के टाइम। बी द एब्सोल्यूट बेस्ट, यहां पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अगर आप GS1 अच्छा लिख रहे हो, GS2 नहीं लिखोगे अच्छा, आप यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई। पॉसिबिलिटी इज देयर, यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई। GS3 अच्छा लिखोगे, GS4 नहीं लिखोगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंपटीशन बहुत क्लोज होता है। ठीक है, मार्क्स का डिफरेंस बहुत कम होता है जो फाइनल सिलेक्शन होता है। सो सिलेक्शन कैसे होगा? एब्सोल्यूट बेस्ट होना है। एब्सोल्यूट बेस्ट के लिए मेंस बहुत स्ट्रांग करना है। एब्सोल्यूट बेस्ट से मतलब है ऑल द सब्जेक्ट्स, GS1 हो, GS2 हो, ऐसे हो, GS3 हो, GS5 हो, GS4 हो, सॉरी। ठीक है, उनमें क्या करना है आपको? आपको स्कोप ही नहीं छोड़ना है कि
एग्जामिनर आपके मार्क्स काटे, अगर वो काटे भी आपके मार्क्स बट उतने ना काटे कि वो बिलो द लाइन चले जाए, एटलीस्ट एवरेज दे, दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग कम्स इनटू प्ले। इसलिए बार बार क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, या जब मैं भी पढ़ाता हूँ, सो आई ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग। प्री तो निकल जाता है, ठीक है, बट मेंस में आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर कैसे लिखना है, क्या करना है, उसी के लिए यू कम टू दीज क्लासेस, यहाँ पे आप वही सब सीखते हो। बिकॉज एवरी सब्जेक्ट, चाहे GS1 है, चाहे GS2 है, 3 है, 4 है, इनका अपना पैटर्न है लिखने का। 1 की अपनी लैंग्वेज है हाउ टू राइट, GS2 की अपनी लैंग्वेज है हाउ टू राइट, GS3 की अपनी लैंग्वेज है हाउ टू राइट। अदरवाइज आप GS1 में देखो, यहाँ पे भी इरिगेशन का टॉपिक है ज्योग्राफी में। आप GS3 में देखो, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर इरिगेशन टॉपिक होगा इकोनॉमी में। So how to differentiate between the answer that you are writing from the point of view of GS1 and GS3? That is where answer writing becomes important. That's what you need to understand. IR के आंसर कैसे लिखने हैं, इसका एक अपना लैंग्वेज है। डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर्स कैसे लिखने हैं, उसका अपना एक लैंग्वेज है। वही चीज आपको सीखना है यहाँ पे इन दी फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, जो आपको बेसिक तो पढ़ाते ही है स्टैटिक के साथ साथ हाउ टू एक्सप्लोर द मल्टी डायमेंशनली द डिफरेंट एनालिसिस ऑफ द एनी टॉपिक। आप कैसे डिफरेंट एनालिसिस करते हो टॉपिक के, आप कैसे डिफरेंट डायमेंशंस निकालते हो, वो चीज आपको सीखनी है मेंस के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड अगर आप ये चीज सीख पाओगे, इफ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट दिस थिंग कि हाउ टू राइट GS1, मतलब हिस्ट्री का आंसर कैसे लिखना है, ज्योग्राफी का आंसर कैसे लिखना है, इकोनॉमी का सेम क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, ठीक है, EVs पे क्वेश्चन आया तो इसका कैसे इंट्रो होना चाहिए, इसमें बॉडी में क्या डालना चाहिए, इसमें कंक्लूजन में क्या डालना चाहिए। इफ यू आर एबल टू डू दिस थिंग, दैट मीन्स गारंटीड शॉर्ट सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन तो बात की बात है, इतना तो बोल सकता हूं कि यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल, डेफिनेटली यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल। और उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप हर साल का लिस्ट देखो, यू विल सी मोस्ट नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है दे आर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते आराम से, और उनको उतना नॉलेज भी नहीं होता है बट दे क्वालिफाई इट, क्योंकि उनको बेसिक पता होता है थोड़ा, उनको आंसर राइटिंग में थोड़ा सा ही पकड़ होता है। नॉट डैट कि मैं बोलूँगा 100% पकड़ है, बट उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इतनी आई है कि अगर मुझे हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है, या मुझे IR का क्वेश्चन दिया है, या मुझे एग्री पे कोई क्वेश्चन आया है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोई क्वेश्चन आया है, गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आया है, दे नो लिटिल बिट ऑफ टिडबिट्स हाउ टू स्ट्रक्चर दैट आंसर। और जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करता है, मुझे लगता है वो फिर वही स्ट्रक्चर देख के ऐसे मार्क्स दे देता है, एक्स्ट्रा दे दिया। अब देखो खुद ही 20 क्वेश्चंस है, ठीक है, आपने थोड़ा सा वैल्यू एडेड आंसर लिख दिया, सो यू गॉट +5 एक्स्ट्रा इन एवरी क्वेश्चन, यू आर गेटिंग +5 एक्स्ट्रा। 20 क्वेश्चन में कितने एक्स्ट्रा हो गए? यू ऑलरेडी हैव द लीड ऑफ 10 मार्क्स। तो आपका सिलेक्शन, सो आप एक दूसरे की बहन भाई हो, जो भी हो, ठीक है, बहन बहन अपना कंपटीशन है, ठीक है। सो ये इसके साथ कॉम्पीट करेगी, शी विल कॉम्पीट विद दिस, दैट गाय विल कॉम्पीट विद दैट गाय, ठीक है, किसके लिए? इस 0.5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये जो आपको लगता है मेरे दोस्त साइड में बैठे हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, अगर प्रैक्टिकली वी आर स्पीकिंग, राइट, they are more of your competition, because competition is about 0.5 marks, and I have been dropped by this 0.5 marks. I know the importance of this 0.5 marks. It wastes your 2 years. मेरे को 22 में इतने कम से सिलेक्शन रुक गया था, फिर 23 में हुआ ही नहीं, अब जाके 24 में हुआ। So that's the importance of this 0.5 marks. So इस पे ध्यान देना है, ये 0.5 जो मार्क्स है, how I can get these extra, मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगे जो मेरे साइड में बैठा है, या एग्जाम में जो पीछे बैठा है, आगे बैठा है। इतना ही फोकस है आपका, इतना आप समझ गए इसे क्या करना है, ठीक है। एट लीस्ट योर इंटरव्यू कॉल इज डन, इतना तो मैं बोल सकता हूँ विथ श्योरिटी एंड गारंटी। मैं क्लासेस में भी यही बोलता हूँ, जब मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ, अगर मैं उनको बोलता हूँ कि कंटेंट तो मिलता ही है, स्टैटिक भी मिलता है, डायनेमिक भी मिलता है, ठीक है, यू गेट द कंटेंट एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज टू गेट द कंटेंट। कंटेंट तो आज प्रॉब्लम ही नहीं है कोचिंग क्लासेस का, ठीक है। यहाँ पे आपको कम कंटेंट मिला, आपको खुद पता है, यू विल ओपन द टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, कोई भी चैनल खोलोगे, वहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, एंड यू विल हैव ज़बरदस्त कंटेंट। वो तो इशू ही नहीं है, इशू है गाइडेंस, इशू है मेंटरिंग,
issue a way how to manage this content, how to get this 0.5 marks extra. ये आपका फोकस होता है कोचिंग क्लासेस में, और यही आपको सिखाया जाता है कोचिंग क्लासेस में. आपको पहले स्टैटिक बोलते हैं, मतलब थोड़ा फाउंडेशन पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ आए. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिकल 14. Once you are able to grasp the essence of under 14 article 14, then you can go into the nuances of this article 14 and write those in the answer. फिर आप nuances जाके इसके पढ़ोगे. पहले इतना तो पता हो कि 14 आर्टिकल है क्या, पहले पता तो हो एवी डाइसी कौन थे वगैरह, कॉन्सेप्ट क्या था. सो एक बार में आपको ये चीज़ समझ आ गई, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, सिंपल. उसके बाद जो आपका सेकंड रिवीजन होता है या सेकंड लेवल ऑफ रीडिंग होता है, वो होता है टू गो इनटू द नुआंसेस. तब जाके आप नुआंसेस में जाते हो कि हाउ टू यूज दीज, हाउ टू अंडरस्टैंड दीज आर्टिकल्स, विच जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजमेंट्स आर रिलेटेड टू दीज थिंग्स, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द वेरियस कमिटीज. इस चीज को डिफरेंट कंट्रीज में कैसे समझा जाता है, वो तो बात की बात है. पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन में कि पॉलिटी ये है, प्रेसिडेंट को ऐसे इलेक्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को ऐसे इलेक्ट करते हैं. पहले जब वो समझ आ जाता है, फिर इंसान इनके नुआंसेस में जाता है कि इश्यूज क्या है, गवर्नर के इश्यूज क्या है, वो फिर उसके बाद थोड़ा इंसान जाता है. फिर जब इश्यूज समझ आते हैं, फिर वो डेप्थ में चला जाता है कि अभी करंट में क्या चल रहा है, हाउ इज करंट डेवलपमेंट्स विजावी गवर्नर इन प्ले, अभी क्या हो रहा है. फिर आप वही एग्जाम्पल्स, वही करंट अफेयर्स अपने आंसर्स में यूज करके यू गेट दिस +5 एक्स्ट्रा मार्क्स. इतना ही गेम होता है कि मुझे दूसरे बंदे से हर एक क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने, और यही 0.5 मार्क्स जब आप एक्स्ट्रा लाते हो, यू गेट अबव द लाइन, ऊपर चले जाते हो. तो इसका मतलब इंटरव्यू कॉल आ गया, अब यहां पे आपका 50-50 चांस होता है. इधर यू हैव स्कोर्ड गुड इन मेंस, आप चले जाओगे इंटरव्यू में अगर आपके इंटरव्यू में कम भी मार्क्स होंगे, या आपने कम मार्क्स लाए हैं मेंस में, इंटरव्यू में आपके कितने भी अच्छे हैं, आप तब भी सिलेक्ट नहीं हो जाओगे. बट इतना तो रहता है अपनी जगह कि आई हैव 50-50 चांसेस, एट लीस्ट आई हैव रिटन दैट मच दैट आई हैव क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट. उतना कंटेंट तो मेरे पास अच्छा था कि मैं इधर पहुंच गया. ठीक है, क्योंकि अब फिर कंपटीशन की बात होती है, किसी और ने भी अच्छा लिखा होगा, किसी और ने भी अच्छा लिखा होगा, फिर वो ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है आपस में चूज करना. तो वहाँ पे थोड़ा फिर वो डिवाइन का होता है. ठीक है ना, वो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का जो मैं हमेशा क्लास में बोलता रहता हूँ आपको, कि गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर, सुना है आपने, तेरा आगे राह है मंजिल नहीं है. मतलब मूव बियॉन्ड द रियलम ऑफ रैशनैलिटी समटाइम्स, मतलब रैशनैलिटी डजंट वर्क ऑलवेज, समटाइम्स यू हैव टू मूव बियॉन्ड द रियलम ऑफ रैशनैलिटी. कुछ और चीज़ भी है वहाँ पे, ठीक है, जो आपको कभी डिवाइन हेल्प के फॉर्म में आपको धक्का देके पहुँचा देती है लिस्ट में. ठीक है, और आप लोग क्या कर रहे होते हो, हैं चैटे हैं चैटे हैं. तो उस चीज़ को थोड़ा हटा के थोड़ा पढ़ाई पे जब फोकस होता है, ठीक है, क्या है वो, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में. ये भी डॉक्टर इकबाल ने बोला है कि योर हार्ट इज इन्वॉल्व इन मटीरियलिज्म. नमाज पढ़ने से क्या होगा, पहले इस मटीरियल वर्ल्ड से जाके थोड़ा स्पिरिचुअल पे तो जाओ. ठीक है, समझ गए. तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बट ऑन ए प्रैक्टिकल नोट द गोल इज एट फर्स्ट इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचना. इंटरव्यू स्टेज पे कैसे इंसान पहुंचता है, मेन स्ट्रांग करके. मेंस कैसे स्ट्रांग करना है, +5 एक्स्ट्रा मार्क्स लेके. +0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा कैसे होंगे, वैल्यू एडिशन से. वैल्यू एडिशन कैसे होगा, कोचिंग तो है ही जो आपको बेसिक देता है, प्लस योर ओन हार्ड वर्क, डेडिकेशन. ठीक है, तो ये जो ये हार्ड वर्क है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा फोकस इसी पे है. ठीक है, अब हार्ड वर्क का ये नहीं मतलब है कि आपको 16-16 घंटे पढ़ना है, इवन दो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है. दैट मीन्स यू हैव टू कंसिस्टेंटली स्टडी फॉर जितना आपका कैपेसिटी है. ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगा, इफ़ योर कैपेसिटी इज टू स्टडी फॉर लाइक 6 आवर्स, स्टडी 6 आवर्स, बट दैट डजंट मीन कि आप यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से फ़ोन उठा के चैटें करोगे.
समझ गए? द आइडिया इज इफ यू आर स्टडिंग फॉर 6 hours दैट मीन्स इफेक्टिव 6 hours स्टडी, दैट इज द आइडिया. अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, इफेक्टिव 4 घंटे का स्टडी ये होना चाहिए. अगर आप 1 ही घंटा पढ़ रहे हो, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर आप 1 ही घंटा पढ़ोगे, इफेक्टिव, मसला है इफेक्टिव कितना है स्टडी. फिर आंखें बंद करके अपने आप के साथ एसेस कर लेना खुद को कि जो मैंने 1 घंटा पढ़ा, चाहे मैंने एक ही टॉपिक पढ़ा, वॉज दैट इफेक्टिव. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू रेड अबाउट गवर्नर, आपने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा कि इसके स्टैटिक, इसके रिलेटेड आर्टिकल, इसका स्टैटिक इश्यूज, अपॉइंटमेंट, प्रोसेस, रिमूवल, कंडीशंस. ठीक है, जो लक्ष्मीकांत वगैरह से आप पढ़ लेते हो. ठीक है. बियॉन्ड दिस जब आप घर जाओगे, इसका वैल्यू एडिशन करना है इस टॉपिक का. ठीक है. मैं जल्दी जल्दी ये ऊपर ऊपर से ही बोल रहा हूँ क्योंकि आई विल टेक सेपरेटली क्लासेस जब आपका मेंस का अच्छे से नो हाउ टू स्टडी फॉर मेंस. ठीक है. अभी मैं आपको ये जनरल आइडिया दे रहा हूँ. ठीक है. तो वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन सिंपल क्या है कि गूगल द थिंग्स, चैट जीपीटी यूज करो. 2 मिनट का काम होता है सोने के टाइम. हमेशा आपको बोलता हूँ 2 मिनट फ़ोन खोल के चेक किया करो टॉपिक को. कोई भी रिसेंट न्यूज़ आई होगी, ऐड टू योर नोट्स. अब सर ने आज पढ़ा दिया गवर्नर, कल को न्यूज़ आ गई कोई, कल को नया केस आ गया सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर पे, कल को नया कोई लेजिस्लेशन आ गया पार्लियामेंट का ऑन गवर्नर, तो वो सर ने मिस किया होगा ऑब्वियसली क्योंकि उसने ऑलरेडी 2 दिन पहले पढ़ा है. न्यूज़ 4 दिन के बाद आई है. सो ये आपको ऐड करना है अपने नोट्स में. जब आप आंसर लिखोगे, ठीक है, मैं जनरल बता रहा हूँ. ठीक है. जब आप आंसर लिखोगे, जब इंट्रो देना होगा, जब आप इंट्रो में वही करंट अफेयर डालोगे जो आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, एग्जामिनर को एकदम से समझ आएगा कि बंदा जो है ही इज़ वेल रेड, ही इज़ एक्वाइंटेड विद द करंट अफेयर्स, ही नोज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. उसको इतना ही चाहिए, उसको इतना फोटो मिल गया ना कि आपने अच्छा दे दिया. कंपेयर करो इसको ऐसे एक जेनरिक आंसर के साथ. गवर्नर पे किसी ने जेनरिक आंसर लिखा कि ये इश्यूज है, गवर्नर आर्टिकल ऐसे, आर्टिकल इसके थ्रू अपॉइंट होता है, इश्यूज ये है, चैलेंज ये है, जो भी क्वेश्चन आया होगा. यही क्वेश्चन दूसरे ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा. किया कुछ नहीं, उसने इतना ही पढ़ा है, बस उसने थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करा था. ही हैज़ वर्कड ऑन ए वैल्यू एडिशन पार्ट लिटिल बिट. व्हाट ही और शी हैज़ डन, उसने थोड़ा करंट अफेयर ऐड किया. लेट्स से कि रिसेंटली दिस वाज इन द न्यूज़, रिसेंटली गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा किया. मतलब वो एसेंस ऑफ द क्वेश्चन को पकड़ रहा है कि एग्जामिनर ने अगर गवर्नर का क्वेश्चन डाला है, उसने क्यों डाला, क्योंकि गवर्नर न्यूज़ में था. एग्जामिनर को क्या चाहिए, वही उसी का फीडबैक. एग्जामिनर जिसने पेपर सेट किया है, उसने देखा है कि गवर्नर के रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी है न्यूज़ में, तो जो एग्जामिनर जब वो चेक करेगा, उसको ये मिलना चाहिए ना वहाँ पे सामने ही. उसने इसलिए तो क्वेश्चन दिया था कि बच्चे को पता है कि हो क्या रहा है. अदरवाइज आप जेनरिक आंसर लिखोगे कि आर्टिकल ये गवर्नर के बारे में है, फिर इश्यूज ये है, फिर ये है, तो ही विल गिव यू लाइक लेट्स से 10 में से 4 मार्क्स दे दिए. जेनरिक आंसर. इसी आंसर को आप क्या बनाओगे, स्पेसिफिक. बस इतना ही डिफरेंस है. यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम राइटिंग जेनरिक टू स्पेसिफिक. स्पेसिफिक हो गया थोड़ा सा ना पैटकारों से वो शुगर कोटिंग टाइप ऑफ थिंग. ठीक है. क्या कर दिया मैंने पहले करंट अफेयर डाल दिया. रिसेंटली गवर्नर ऑफ तमिलनाडु डिड दिस. किया तो कुछ नहीं होगा, पढ़ा हमने कुछ नहीं होगा, बट लिख दिया. ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट स्टेटेड दिस अबाउट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. लिख दिया. ठीक है. नहीं हो गया जेनरिक, इतना ही इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया. स्पेसिफिक हो गया. एग्जामिनर ने चेक किया, उसको लगा जो ये बंदा है कुछ स्पेसिफिक तो लिख रहा है. यहाँ पे आपने बॉडी में आपने जैसे चैलेंजेस पूछा होगा, आप भी वही चैलेंज लिखोगे क्योंकि स्टैटिक पार्ट है. एवरीवन नो चैलेंज ऑफ गवर्नर. इसने भी वही लिखा होगा जेनरिक वाले ने, क्योंकि इसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, आपने भी वही पढ़ी होगी. बस आपने इतना सा ज़्यादा किया होगा, आपने थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा गूगल किया होगा, थोड़ी सी करंट अफेयर्स इसमें डाल दी, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डाल दिया, थोड़ा सा आर्टिकल डाल दिया, थोड़ा सा कोई रिकमेंडेशन अपनी कमेटी डाल दी, जैसे पूछी कमेटी है, सरकारिया कमेटी है. ठीक है. सेकंड ARC वगैरह कुछ भी डाल दिया, जो भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि गवर्नर पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस हुई है थ्रू रिकमेंडेशंस, थ्रू जजमेंट्स. सो आपने कुछ भी ऐसा थोड़ा सा स्पेसिफिक डाल दिया, तो आपका आंसर क्या हो गया, स्पेसिफिक. इसका आंसर क्या हो गया, जेनरिक.
ठीक है, इसको 4 दे दिया, ऑब्वियसली आपको 5 दे देगा, अनडाउटली आपको 5 दे देगा। यही आपको हर किसी क्वेश्चन में करना है मेंस में, यही ट्रिक फॉलो करनी है। इट्स ऑल द मास्टरिंग द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग शॉर्ट में। इट इज नॉट अबाउट नॉलेज तो है ही, बट नॉट दैट मच अबाउट नॉलेज। इट इज मोर अबाउट हाउ यू structure and organize the question, how you frame the question, how you add those little bit of details which catch the eye of the examiner. जैसे मैं मेंस की आंसर टेस्ट सीरीज कराता हूँ, कुछ कंपोनेंट्स में कराता हूँ, जब मैं आंसर्स चेक करूँगा मेरे पास 10 कॉपीज आती है। अब मुझे 10 में से खुद ही समझ आता है कि अगर मैंने इसको 4 दे दी, इसको मैं 5 क्यों दे दूँ, क्योंकि मुझे उसमें कुछ एक ही लाइन मिलती है। अदरवाइज इसने भी वही लिखा होता है, उसने भी वही लिखा होता है। आर्टिकल 14 क्वेश्चन आया, ये भी वही लिखेगा, ये भी वही लिखेगा। बस मुझे एक आंसर में एक छोटी सी लाइन ऐसी मिल जाती है विच कैचेस माय आई, अटेंशन मेरा ग्रैब हो रहा है। ठीक है, सो ये आर्ट है, सिर्फ आर्ट है ना। जैसे सोशल मीडिया पे इतने सारे ये है इन्फ्लुएंसर्स, उनके पास क्या है, दे हैव द आर्ट, दे नो द आर्ट ऑफ सीकिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल। ठीक है, फूड व्लॉगर्स देखते हो, ठीक है, एक है ना वो फोजिया जी, रसूल वगैरह वगैरह, इतने सारे फूड व्लॉगर्स है। ठीक है, हर किसी के पास अपना एक स्पेशल आर्ट है टू गैदर द ऑडियंस। आप देखो उनके कितने व्यूज होते हैं, मिलियंस में। आख से कशीर पट वनान आज कर मैं टमाटर इतकिन पत कर मैं इतकिन है पत्र में कल की नीत्रों में यथमुस ऐसे बोलती है वो। तो शी गैदर्स ऑडियंस बाय हर ओन इनोवेटिव स्किल। So you have to gather the audience attention of the examiner by innovating in the answers. तो ये जो आपका प्रोसेस है पढ़ने का, it should be more about being smart rather than being that much knowledgeable. क्योंकि जब आप एग्जाम लिखोगे 8 मिनट में, जब आप आंसर लिखोगे, डू यू थिंक आपको कुछ उतना उस वक्त याद पड़ेगा स्ट्रेस में? जब मेरा इंटरव्यू था उस वक्त स्ट्रेस होता है। मुझे पूछा गांधरबल साइड से कौन सा लेक है, ठीक है, एक तो बोलर तो मैंने बोला था, ठीक है, वो बांडीपुरा साइड से, गांधरबल साइड से कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने बोला सर देयर आर सो मेनी एल्पाइन लेक्स फ्रॉम द गांधरबल साइड। भाई मैं एल्पाइन लेक नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ गांधरबल से कोई लेक है, आप कहाँ से हो, आपको नहीं पता है, ऐसे बोला मुझे। मैंने बोला सर मुझे याद ही नहीं आ रहा, स्ट्रेस। ठीक है, अदरवाइज कितना ईजी था मानसबिल लेके, 1000 बार गया हूँ मैं, वहीं पे होता हूँ मैं। ठीक है, आई एम डूइंग PhD इन यूनिवर्सिटी, तो मैं काफ़ी उधर घूमने जाता हूँ उस साइड से। नहीं आया याद, स्ट्रेस। 8 मिनट में कहाँ से इतनी चीज़ें याद आ जाएंगी, वो भी जब 20 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे स्ट्रेस में। एंड यू वोंट रिस्क इवन लूजिंग 1 क्वेश्चन, वो 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है, या 15 मार्क्स का छूट गया तो ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मानसबल लेक है, मैं उसको बोल रहा हूँ सर एल्पाइन लेक्स काफ़ी ज़्यादा है, मैं ट्रैकिंग करता हूँ, गंगबल है वहाँ से, वो है, ये है, पता नहीं क्या क्या मैं बोल रहा हूँ उसको। उसको खुद नहीं याद आ रहा था, मसला ये है। और उसने मुझे उसी बात पे 3 मिनट पकड़ा, है ना वहाँ से एक लेक, सर कौन सा लेक है मुझे याद नहीं आया। मैं उसको बोल रहा हूँ सॉरी, जब आपको कुछ नहीं आएगा इसमें इंटरव्यू में, द बेस्ट थिंग टू सेव योर सेल्फ टू से सॉरी आई डोंट इट स्किप्ड माई माइंड, ऐसा कुछ बोलो। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ विच लेक इज देयर। प्रॉब्लम ये है कि ही वॉज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, अभी भी JKPSC का मेंबर है, उसको खुद नहीं याद आ रहा था लेक का नाम है, बट उसको जानना था लेक का नाम क्या है। तो उसने मुझे 3-4 मिनट उसी बात पे पकड़ा, भाई लेक है वहाँ पे, नाम बोलना है। फिर बोला किस डिस्ट्रिक्ट से, मैंने बोला सर आई बिलोंग टू पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पूछने लगा शोपियान डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उसको लगा शोपियान एंड पुलवामा सेम है। तो उनने मुझे बोला शोपियान डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक्स है, कौन से अल्पाइन लेक्स है। जब कुछ नहीं आया, जो अहरबल फॉल है उसको अहरबल फॉल किसने नाम रखा, मतलब क्या बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी फनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मुझे इस बार था। ठीक है, मुझे याद दिलाना, आई विल शेयर दिस एक्सपीरियंस थोड़ी देर में। ठीक है, इसमें ये काफ़ी फन एक्सपीरियंस था, और मुझे अभी नहीं पता मुझे कितने मार्क्स दिए हैं, क्योंकि मैंने 50% ऑफ द क्वेश्चंस को बोला सर आई डोंट नो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो द पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू से इज दैट when you have to write an answer in 8 minutes, when you have to complete 20 questions, it is so much stress. You can't even risk losing 1 minute. आपको तब समझ आएगा जब आप मेंस लिखोगे, आपको उस वक्त समझ आएगा कि स्पीड क्या रखनी होती है। जो आप इतना पढ़ते हो ना आजकल, फिर मैं उस वक्त ये लिखूंगी, फिर ये लिखूंगा, ठीक है, फिर एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा,
उसमें से एक पॉइंट भी नहीं याद आता है वहाँ पे, ठीक है, फिर वहाँ पे आर्टिकल 14 भूल जाता है। और एक एग्जांपल देता हूँ स्ट्रेस की, ठीक है, आई हैव ए फिलोसफी ऑप्शनल, ठीक है, एंड आई एम कंसिस्टेंटली गेटिंग गुड मार्क्स लाइक 265, 275, 270 ऐसे कुछ मार्क्स आए मुझे 2-3 साल, ठीक है। अब उसमें बेसिक एक टर्म है, सिंपल सी टर्म, आपको भी पता होगा, ओमनीपोटेंस और ओमनिसियंस, ठीक है, सिंपल टर्म्स है। क्वेश्चन आया था ओमनीपोटेंस पे, मुझे याद ही नहीं आ रहा था व्हाट इज ओमनीपोटेंट, मुझे आर्ग्यूमेंट्स इसके याद आ रहे हैं ओमनिसियंस के, देयर आर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर बोथ। क्वेश्चन आया है इस पे फिलॉसफी में, ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, ओमनीपोटेंस पे क्वेश्चन आया था। इट इज लाइक ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब ओमनीपोटेंस किसको भूल जाएगा, मुझे भूल गया, और लास्ट टाइम नहीं इस बार भूल गया, इस बार मैं पास हुआ ना, इस बार मुझे भूल गया ओमनीपोटेंस क्या चीज़ है। मुझे इसके आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं याद, ओमनिसियंस के, किसी तरीके से स्ट्रगल करके somehow I got to understand कि मतलब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था ओमनीपोटेंस का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग, I was not able to gather this। फिर पीछे से मैंने ऐसे देखा, कोई बेचारी लड़की बैठी थी, पता नहीं उसका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, शायद नहीं हुआ है, तो मैंने बोला उसको ओमनीपोटेंट क्या होता है तो उसने समझा दिया तो मैंने लिख दिया, क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंट सारे पता थे, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ओमनीपोटेंट क्या है, ओमनिसियंस की, मतलब मुझे आर्ग्यूमेंट्स का मिक्स हो गया था कि इसके कौन से इसके कौन से। अदरवाइज मतलब नॉर्मली अगर आप पूछोगे ओमनीपोटेंस ओमनिसियंस, इट्स ए वेरी, मतलब अगर मैं फिलोसफी भी नहीं आपका ऑप्शनल होगा, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म्स। तो दिस इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस आई एम ट्राइंग टू से। तो यही होता है उस वक्त। सो इस चीज के लिए एक ही प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस रिविजन, छोटा नोट्स, ठीक है, जितना छोटा नोट्स होगा बट स्पेसिफिक नोट्स, ये याद रखना, ठीक है, उतना आप अच्छा एक्सेल करोगे मेंस में। ये आपका, दिस इज योर मंत्र फॉर द सक्सेस, रिवीजन इन छोटा नोट्स बट स्पेसिफिक नोट्स। छोटा नोट्स स्पेसिफिक नोट्स से मतलब है, कोई टॉपिक बोलो, कोई भी टॉपिक, जैसे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, पढ़ा आपने ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, ठीक है। पहले मैं बता दूं, ऐसा नहीं है मैं बोर्ड पहली बार यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इस पे पढ़ाया काफी, मैं काफी टाइम से ब्रेक पे हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्वेश्चन आ गया भाई साहब, ठीक है, ईवीज पे आपको क्वेश्चन आएंगे, छोटे नोट्स बनाने हैं, जो रिवाइज होगा एग्जाम के 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, बट स्पेसिफिक बनाना है, ठीक है। पहले ही रेडी रखना है कि इंडिया का व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ईवीज, लेट्स से, तब छोटा नोट्स कैसे बनेगा, स्टेट्स देखना है कि अभी कितना परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन है इंडिया में, लेट्स से, ठीक है, बना दिया। गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट आर द पॉलिसीज है, फ्रेम वगैरह, ये पता होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का पुश, स्टार्टअप्स, सॉरी, स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे चाइना ईवीज में अच्छा लीड कर रहा है, उनका क्या स्टेटस है, उनको क्यों इतना अच्छा स्टेटस है, छोटे छोटे पॉइंट्स में, ये आपका काम है, दिस इज योर वर्क, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इंडिया में एडॉप्शन के, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको किस गवर्नेंस के साथ ताल्लुक है, ठीक है, इसको बाकी पॉलिसीज के साथ क्या रिलेशन है, जैसे अर्बन गवर्नेंस के साथ इसका क्या रिलेशन है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल है और अर्बन गवर्नेंस के साथ होगा, ट्रांसपोर्ट के साथ भी कुछ लिंक होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बैटरीज के साथ भी कुछ लिंक होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी कुछ लिंक होगा, रिसोर्सेज के साथ भी कुछ लिंक होगा, लिथियम वगैरह कहाँ से सोर्स करने। सो पॉइंट ये है कि आपको एक माइंड मैप दिमाग में होना चाहिए, ईवी है, इसके बारे में मेरे पास ये कंटेंट है, दिस इज द कंटेंट, I know the challenges, I know the issues, I know what government is doing, I know what Chinese government is doing, ठीक है, why are they so much successful in EVs, जैसे BYD वहाँ पे कंपनी एक है, ठीक है, why is it not being adopted at such a good scale in India, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और चाइना में क्यों इतना अच्छे से अडॉप्ट हो रहा है, ठीक है, वो हो गया इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। गवर्नेंस में क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इश्यूज क्या है, मैनेजमेंट के इश्यूज क्या है, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज क्या है, मतलब ये छोटा छोटा चीज़ आपको एक माइंड मैप में पता होना चाहिए, चाहे आपको ये नोट्स 2 पेज में बने, 3 पेज में बने,
फाइन, बट आपको एक ही जगह कंसोलिडेट करके है, आपको एक ही जगह पे कंसोलिडेट करके है। चाहे फिर एग्जाम में 10 के बदले 3 ही पॉइंट याद आए, बट ये 3 पॉइंट इतने स्पेसिफिक होंगे, दे विल डेफिनेटली गेट यू +1 एक्स्ट्रा मार्क्स देन अदर्स। दिस इज योर जॉब, यही आपको करना है, यही हो गया, यही होती है पढ़ाई, इतना ही होता है पढ़ाई। अदरवाइज एनीवन कैन रीड दिस लक्ष्मीकांत बुक, विपिन चंद्रा, जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, कहीं से भी कंटेंट मिलता है, सब कुछ मिलता है, बट ये पढ़ाई होता है थोड़ा सा जो आपको करना पड़ता है टू गेट सिलेक्टेड। फाउंडेशन तो सही है, ठीक है, फाउंडेशन तो आप करोगे, स्टैटिक आप समझोगे, मेंटरिंग आपको मिलेगी, गाइडेंस आपकी होगी कैसे क्या करना है, बट बियॉन्ड दैट देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू डू ऑन योर ओन स्केल, क्योंकि हर किसी के अपने अपने नोट्स होने चाहिए। अब मैं तुम्हारे नोट्स पढ़ूंगा, मुझे समझ नहीं आएगा, आपने अपने हिसाब से लिखा होगा। आप मेरे नोट्स पढ़ोगे, आपको समझ नहीं आएगा, मैंने अपने हिसाब से बनाया होगा, मैंने अपने हिसाब से लिखा होगा 0.5 कुछ, मैं इस चीज़ से कुछ और समझता हूँ, ठीक है, आप कुछ और समझोगे, ठीक है। मतलब अपने नोट्स जितने अपने होंगे उतने अच्छे हैं, क्योंकि पकड़ होता है अपनी कंटेंट पे। दिस इज माई कंटेंट एंड आई हैव वर्कड ऑन इट, दिस इज माई हार्ड वर्क, एंड वो रिफ्लेक्ट भी होता है एग्जाम में, ठीक है। जब इतना सब कुछ किया, थोड़ा सा टाइम निकाल के टॉपर कॉपी देखा, अभी नहीं, जब आपका वो आंसर राइटिंग का स्टेज आ जाएगा, ठीक है, अभी फाउंडेशन आराम से करो। टॉपर कॉपी निकाल दिया, टॉपर कॉपी में बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं। कभी कभी ये बोला जाता है, ठीक है, आगे नहीं बोलना, कि उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पैसे देते हैं, आप आंसर्स लिखो, सो वो सिलेक्ट होकर फिर आंसर्स लिखते हैं बैठ के आराम से। अब वट एवर द केस, उनने खुद से लिखे होंगे या वैसे कैसे कैसे करके लिखे होंगे आंसर्स, द आइडिया इज उनका एक स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त होता है, वेरी इनोवेटिव आंसर्स एंड वेरी एनरिच्ड कंटेंट। आपने ईवी पढ़ा है, ईवी का क्वेश्चन पढ़िए टॉपर नोटबुक से, ठीक है। आपने अर्बन पॉलिसी पे क्वेश्चन लिख दिया खुद से, फिर उसी क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए टॉपर नोटबुक से, या ऐसे डिफिकल्टी हो रहा है, टॉपर नोटबुक ही सीधे डाउनलोड कीजिए। जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे आंसर राइटिंग की, टॉपर नोटबुक डाउनलोड किया, उसमें से क्वेश्चन पढ़ा खाली, वो क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट किया, ये मैं करता था फॉलो, ये अच्छी प्रैक्टिस है। पहले क्वेश्चन खुद से लिखा, फिर इसका आंसर पढ़ा। ऑब्वियसली इसने टॉपर है यूपीएससी, कुछ ना कुछ तो होगा ही एक्स्ट्रा, अच्छा ही होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ कंटेंट मिला, अपने नोट में छाप दो, यहाँ से कुछ अच्छा चीज़ मिल रहा है, अपने नोट में छाप दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये एनरिच करेगा आपके नोट्स। और कभी कभी ऐसा भी सीन होता है, केस होता है कि यू विल फाइंड यू आर राइटिंग बेटर देन दोज टॉपर्स। कभी कभी इनके आंसर्स इतने घटिया होते हैं कि आपको लगता है मैंने ही तो अच्छा लिखा है। सो देर आर डिफरेंट केसेस लाइक दिस, बट समटाइम्स देर आर आंसर्स which are like really very good. तो यहाँ से कंटेंट उठाइए, यहाँ पे डाल दीजिए, समझ गए? सो ये चीज़ करनी है आपको, बट ये थोड़ा बाद का बात है, ठीक है। पहले जैसे आपको कोचिंग में मेंटरिंग, गाइडेंस, नोट्स वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है, आराम से कराया जाता है। पहले फोकस है उस पर, दैट्स ए प्रिलिमिनरी फोकस। प्रिलिमिनरी फोकस इज टू कवर योर नोट्स, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लासेस, to understand different dynamics, to understand different dynamics, समझ गए? सो जितना ज़्यादा आप अच्छे से करोगे उतना आपका अच्छा मेंस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट मेंस, ठीक है। इस पर हम और डिटेल बात करेंगे, ठीक है। वी विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दिस, मतलब स्पेसिफिकली कि GS1 के आंसर्स कैसे लिखने हैं, GS2 के आंसर्स कैसे लिखने हैं, IR के आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि what matters, how to get successful, ठीक है, how to get a rank in any examination, especially UPSC examination, समझ गए? So जब ये सब आप करोगे तो definitely there are chances that you will get through, you will get an interview call. इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि I have seen students जो हमारे यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग में, you know, they were enrolled here and they got selected. आप कारिब सर के साथ बात कीजिए उसके बारे में, आप देखिए उनका पहला आंसर देख लीजिए, हमारे पास होगा, ठीक है, इफ़ डैट इज़ अलाउड बियॉन्ड प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आप देखना उनका जो पहला जो उनका जो टेस्ट था उसमें उनने आंसर्स कैसे लिखे थे, वेरी हैफेजर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, नो आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरिंग, नो आइडिया ऑफ कंटेंट, नो आइडिया ऑफ एनरिचमेंट, बिल्कुल जीरो आइडिया। खाली इतना पता है कि नेशनल पॉलिसी क्या है, जैसे गवर्नेंस पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा, खाली इतना पता था उनको कि इंट्रोडक्शन, कभी कभी इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखना आता था।
फिर आप उनका दूसरा टेस्ट देख लेना। आप ये चेक करना एक बार, यहाँ की टेस्ट सीरीज में एक किसी स्टूडेंट को उठाना जो सिलेक्ट हुआ होगा लास्ट टाइम, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए थे यहाँ पे जिन्होंने एनरोल किया था यहाँ पे टेस्ट सीरीज में। आप देखना उनका कॉपी देखना पहला, फिर जब उन्हें दूसरा टेस्ट दिया, फिर सब्सिक्वेंटली व्हेन द टेस्ट सीरीज कंक्लूडेड आप लेवल ऑफ आंसर राइटिंग देखना यहाँ पे, फिर वो किधर पहुंच गए। ठीक है, ये मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट बिकॉज कि आई एम ए पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, आई हैव माई ओन स्टेक्स इनटू दिस, नहीं, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ दिल से। ठीक है, टेस्ट सीरीज जितनी यहाँ पे अच्छी होती है, स्पेशली फॉर JKAS एग्जामिनेशन, आई डोंट थिंक एनी अदर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ग्रेट टेस्ट सीरीज। और जो वो मॉडल आंसर्स देते हैं इस इंस्टीट्यूट के, जो मॉडल आंसर्स होते हैं, यू वोंट बिलीव इट, आई स्टडीड देम फॉर दिस एग्जामिनेशन। मैं खुद वो पढ़ता हूँ क्योंकि दैट्स सो एनरिच्ड, यू गेट लॉट ऑफ कंटेंट एट वन प्लेस। हर किसी टॉपिक का अलग अलग हमारा मॉडल आंसर होता है, हर किसी सब्जेक्ट का, मतलब जो भी हम टेस्ट देते हैं उसका मॉडल आंसर अलग होता है। बट ये मॉडल आंसर नहीं होता है, ये एनरिचमेंट होता है। दिस इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ एनरिचमेंट दैट वी डू हेयर, जो यहाँ पे यूज आप कर सकते हो। फिर उससे बियॉन्ड जो आपको यहाँ पे हैंड होल्डिंग मिलेगी ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ऑनेस्टली, कि यहाँ पे क्या है कि आप मेंस का जब आंसर टेस्ट लिखते हो, आपको कारिफ सर जैसे हैं, वो आपको पर्सनली मेंटर करते हैं, पर्सनली हाथ पकड़ के सिखाते हैं कि हाउ टू राइट इंट्रो, हाउ टू राइट बॉडी, हाउ टू एनालाइज द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू कंक्लूड। आप किसी से पूछ लेना जो ऑलरेडी एनरोल है यहाँ पे कि उनको कितना फ़ायदा मिलेगा। दूसरे इंस्टीट्यूट का आप करोगे कोचिंग, ये मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन, रिव्यू आएगा, अच्छा होगा, बेटर होगा, रिव्यू आएगा, ये लिखा होगा कैसे क्या करना है, बाकी चीज़ें, बट जितना यहाँ पे पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है नहीं मिलता है कहीं पे। आई ऑलवेज रिकमेंड जिसको भी मेंस लिखना होता है कि ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ऑफ क्विंटेसेंस, नॉट बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, बट दिस इज ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ यू राइट एन आंसर। हाउ यू राइट एन आंसर, उसके लिए आपको कोई टीचर होना चाहिए साथ साथ, जिसके पास पता है कि व्हाट क्लिक्स, जिसको इतना पता है कि क्या क्लिक करता है। ठीक है, एंड आई वॉज हैप्पी दिस ईयर टू सी, लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हुई थी, इस बार भी मैंने देखा जब मैं जिस दिन मैं इंटरव्यू दे रहा था, एक बंदा आया मेरे पास, सर आई एम योर स्टूडेंट, उसका भी इंटरव्यू था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने क्विंटेसेंस में आपके पास पढ़ा है, तो मेरा भी इंटरव्यू है। मैं बाहर निकला, वहाँ पे वन गर्ल वॉज वेटिंग देयर, सर आई एम योर स्टूडेंट, मेरा भी इंटरव्यू है कल, आपसे क्या पूछा अंदर। तो ये कुछ मोमेंट्स होते हैं, देयर आर लाइक हैप्पी मोमेंट्स वेर यू सी योर स्टूडेंट्स गेटिंग सक्सेसफुल। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है, मुझे इतना टाइम लगा सिलेक्शन में बिकॉज गॉड वॉन्टेड मी टू मेंटर मोर स्टूडेंट्स। मुझे मौका नहीं मिलता इतने बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है, अगर मेरा 21 में सिलेक्शन होता या 22 में होता, 3 में होता, मैंने डिफरेंट बैच को नहीं पढ़ाया होता, स्किप हुए होते। कभी कभी मैं ऐसे भी जस्टिफाई करता हूँ मेरी डिलेड सिलेक्शन को, एंड इट मे बी ट्रू, देयर इज ऑलवेज ए ग्रेटर प्लान, दैट इज द अल्लाह's प्लान। ठीक है, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जिनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, मेरे से मैसेजेस आती है, यू गेट टू नो अबाउट द फीडबैक ऑफ योर स्टूडेंट्स, सो मुझे खुद भी कभी प्राउड फील होता है कि आई एम ए टीचर फर्स्ट, देन आप जाके कुछ सिलेक्शन हुई, वो तो बात की बात है। आई वॉज ए टीचर फर्स्ट, आई एम ए टीचर फर्स्ट। सो अगर किसी को फ़ायदा ही हुआ है इतने सालों में, सो माई डिलेड सिलेक्शन इज़ वर्थ इट। ठीक है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मुझे 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ। अब इन 3 साल में मैंने कितना डाइवर्सिफाई किया खुद को, वो मैं जानता हूँ। मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितनी टेस्ट सीरीज कराई, कितना मेंटरिंग करा। ठीक है, तो कितना फ़ायदा आया होगा, चाहे उनका सिलेक्शन हुआ अभी तक या नहीं हुआ। ठीक है, ऑल्दो वी हैव मेनी केसेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम हियर, बट दैट इज ए प्राउड फीलिंग। ठीक है, उसके बियॉन्ड जो एग्जाम पे तो फोकस है ही, ठीक है, थोड़ा सा हट के बता रहा हूं, इसमें ज्यादा अपना थोड़ा लर्निंग प्रोसेस बढ़ाओ। ठीक है, अभी नहीं, अभी फोकस करो, अभी आपका पहला ही साल है, दूसरा साल होगा। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह, अल्लाह करे आपका पहली अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो। कभी कभी नहीं होता है तो सेकंड ईयर है, आराम से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि
कभी इसमें इससे टाइम टेकिंग एग्जाम आपको पहले ही बताया होगा जब आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा, ठीक है। हुआ सिलेक्शन, वेल एंड गुड। नहीं हुआ दूसरे टाइम में फोकस करो। नहीं हो रहा है दूसरे टाइम में अपने आप को डाइवर्सिफाई करो। ये साथ साथ अब आप उतना तो बेसिक पढ़ाई होगा, यू वुड हैव स्टडी दैट मच ऑलरेडी, कि अब आपको उतना ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, बट यू कैन डाइवर्सिफाई हेयर, यहाँ से, ठीक है। अपने डिफरेंट फील्ड्स को देखो, बाकी चीज़ें देखो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कोई चीज़ आप देख सकते हो जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो, यू कैन फोकस ऑन दैट एज वेल। सी, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ की, मैंने सोचा कि आई विल टीच। मैंने कोचिंग पढ़ाई, तो इस कोचिंग से मुझे काफ़ी फ़ायदा आया। ऑल थैंक्स टू क्विंटेसेंस जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। फ़ायदा ये आया, आई स्टे कनेक्टेड विद दिस फील्ड। अदरवाइज जब आपको एक दो बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार सिलेक्शन नहीं हुआ, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इसकी वजह से मैं कनेक्टेड रहा फील्ड के साथ, कि यूपीएससी का फील्ड है, इसी में कोचिंग करा रहा हूँ, इसी में बच्चों को मेंटरिंग कर रहा हूँ, चाहे मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, बट आई एम डूइंग समथिंग वर्थ। मेरी वजह से किसी और का सिलेक्शन हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। सो डाइवर्सिफाइड माई सेल्फ इन द कोचिंग फील्ड, ठीक है। यहाँ से एकेडमिक्स भी नहीं छोड़ा, एकेडमिकली केप्ट परस्यूइंग, ठीक है। जब लगा ब्रेक हो रहा है 1 साल का 2 साल का, नहीं हुआ सिलेक्शन, सो आई परस्यूड एकेडमिक्स एज वेल। छोड़ना क्यों है यार, अब पढ़ा है ऑलरेडी 1 साल 2 साल भी पूरा पढ़ा है, आई नो एवरी काइंड ऑफ स्टफ, पूरा मेहनत दिल लगा के पढ़ा है। अब मुझे खाली वैल्यू एडिशन करना होता है और रिवीजन करना होता है, उसके लिए मेरे पास सफिशिएंट टाइम होता है। और एकेडमिकली उतना स्टफ चूज नहीं किया कि मुझे सारा टाइम इसी में जाए, ठीक है। डाइवर्सिफाइड माई सेल्फ, मैंने सोचा चलो मास्टर्स कर लेते हैं, कर लिया सोशल वर्क में मास्टर्स, ठीक है। आगे सोचा पीएचडी कर लेता हूँ, एनरोल माई सेल्फ एज ए रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। कर लिया सोशल वर्क में, अभी भी कर रहा हूँ, आई एम एनरोल एज स्टूडेंट, सोशल वर्क में काम कर दिया, ये पीएचडी कर लिया, रिसर्च स्कॉलर कर दिया, पेपर्स लिखे, कॉन्फ्रेंसेस में भेजे, ठीक है, बाहर दिल्ली विल्ली। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मूव आउट, तो फ्री का मुझे टूर मिल रहा है और एक्सपोजर हो रहा है और कनेक्शंस डिफरेंट नेटवर्क बन रहा है। डीयू के प्रोफेसर, जेएनयू के बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, आई वॉज वन ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स सिटिंग अमंग देम डिलीवरिंग माई रिसर्च पेपर, वो भी एक प्राउड मोमेंट होता है। ये तो चल रहा है एग्जाम अपनी जगह है, ठीक है, पेपर लिख दिया, प्रेजेंट किया, भेज दिया डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में, चला गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। सो एक तो वहाँ से स्पॉन्सर करते हैं आपको, खर्चा भी नहीं होता है, फ्री का ट्रिप भी होता है, अबव ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, अबव ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, आप सीखते हो, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू ग्रो योर सेल्फ, यू री इमेजिन योर सेल्फ, ठीक है। आप बड़े दिग्गज लोग आपके सामने बैठे हो, जो बड़े बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, आप उनके सामने अपना प्रेजेंट करते हो। आईआईटी कानपुर, दिल्ली सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़, काफ़ी जगह, तो उनका भी फीडबैक मिल जाता है, आपको भी समझ आ जाता है, वो ये करना था, ये चीज़ करनी थी, ये चीज़ करनी थी, उधर से भी आप सीखते हो। वही एक्सपीरियंस आप सिविल सर्विस में भी यूज़ करते हो। जब लगा जॉब करनी है थोड़ी सी, चला गया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में, इधर भी जॉब की थोड़ी सी, ठीक है, पोस्टिंग हो गई, सर को पता है मणिपुर में, ठीक है। अब इतना ही शौक था, कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा था, ठीक है, फ्री की ट्रिप मिल रही थी, तनख्वाह मिल रही थी, मिनिस्ट्री की जॉब थी, ठीक है, चला गया मणिपुर, ये वाला एक्सपीरियंस भी देखा, ठीक है। डॉग्स पता है, डू यू नो डॉग्स, ठीक है, तो चला गया मणिपुर, ठीक है। सो वर्कड हियर एज वेल। वन मोर डिफाइनिंग एक्सपीरियंस, मिनिस्ट्री की जॉब, एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब थोड़ी सी पोस्टिंग गलत थी, बट ये भी अच्छा था। नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं देखा, इसकी चप्पा चप्पा देख लिया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जब लगा फेडअप हो गया, अब नॉर्थ ईस्ट में देखने के लायक कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है, आ जाओ रिसर्च करने। मैं पहले किया था मिनिस्ट्री में जॉब, ठीक है। जब लगा कि इट्स नॉट दैट मच वर्थ, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल था, परमानेंट नहीं था, 3 साल का था, परमानेंट होता तो अच्छा होता,
सो केम बैक, आई थॉट एकेडमिक्स इज गुड टू ग्रो माई सेल्फ. सिविल सर्विस अपनी जगह चल रहा है, ऑलरेडी स्टडीड सो मच, ऑलरेडी डूइंग कोचिंग क्लासेस, ठीक है, ऑलरेडी हैविंग थिंग्स इन माई माइंड, ऑलरेडी नो प्रोसेस में, ठीक है, सब चीज़ों को चलाया, डाइवर्स एक्सपीरियंस, ठीक है. सो कभी रिग्रेट ही नहीं हुआ. 21 में फेल हुआ, 22 में फेल हुआ, 23 में फेल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपकी दुआ, ठीक है, गॉट इनटू सिविल सर्विसेज एज वेल. समझ रहे हो? तो आइडिया इज नो ग्रो योर सेल्फ, डाइवर्सिफाई योर सेल्फ, ठीक है. फर्स्ट 2 years so much focus, too much focus should be on civil services only. मतलब you should have that much understanding of the civil services. आपको फिर लगना चाहिए कि मुझे अब उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, मुझे खाली रिवीजन करना है और वैल्यूएशन करना है. मतलब you should understand the essence of civil service कि मेंस कैसे लिखना है. मैं तब ये सब चीज़ें कर पाया when I was that much capable कि मुझे हर साल इंटरव्यू कॉल आ रहा था. अब वो ड्रॉप हो रहा था, डैट में उसको मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा सा वहाँ पे डिवाइन का होता है, ठीक है. बट मैंने उतना देखा था कि मेरा इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया है, मेरा उतना लेवल बढ़ गया है कि मैं आई नो व्हाट अदर्स आर राइटिंग, व्हाट आई एम राइटिंग. सो मुझे पता था कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं क्वालिफाई करने के लायक हूँ कि नहीं हूँ. तब जाके मैंने डाइवर्सिफाई किया. अगर मुझे पता होता कि मैं सिविल सर्विस में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डाइवर्सिफाई द थिंग्स. सो यहाँ पे हार्ड वर्क काम आती है, ठीक है. और यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी आप बोल सकते हो कि विदाउट लूजिंग एनी ईयर, ठीक है, मैंने ये सब भी किया, खुद को ग्रूम भी किया, पर्सनैलिटी भी डेवलप की, डिफरेंट चीज़ें भी एक्सपीरियंस की, चाहे जॉब हो मणिपुर में, चाहे रिसर्च हो, ठीक है. और बाय द वे आई एम डूइंग रिसर्च ऑन बंगाली ब्राइड्स. बंगाल भाई पता है ना, जिनको ना शादी करते हैं ना, यू गेट ए ब्राइड फ्रॉम वेस्ट बंगाल और अदर एरियाज अगेंस्ट अ फिक्स सम ऑफ मनी. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट टॉपिक, ठीक है, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है. मज़ेदार टॉपिक, ठीक है. डिफरेंट इंटरव्यूज, डिफरेंट एक्सपीरियंस, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस, ठीक है. टॉकिंग टू दोज पीपल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स, मार्जिनलाइजेशन, उधर के इश्यूज, वो अलग ही एक एक्सपीरियंस है. दूसरा वो मैंने काफ़ी यूज़ किया इंटरव्यू में, ठीक है. मेरा इंटरव्यू सारा बंगाली ब्राइड पे चला गया. इस बार जो मेरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में क्या हुआ, वो उन्होंने क्या किया है, वो डैफ लेते नहीं है. डैफ मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसपे आप अपनी डिटेल्स भर देते हो. तो डैफ में होता है आपका नाम क्या है, अपने क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपने क्या किया है. वो फिर यूजुअली यूपीएससी इसी से क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपकी हॉबी क्रिएटिव राइटिंग है, वो पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन. जेकेपीएससी का अलग ही सीन है, ये डैफ लेती नहीं है. सो उनके सामने आपका कुछ नहीं होता है. दे डोंट नो हु यू आर, दे डोंट नो व्हाट यू हैव डन, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस. क्योंकि आप सब्र रखो, मैं बोल रहा हूँ ना. उसके बाद क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो पैनल में, ठीक है, वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, दे वोंट आस्क योर नेम एज वेल, वो खाली आपका सीरियल नंबर पूछेंगे. सीरियल नंबर से वो देखते हैं कि इसका क्या नाम है, नाम नहीं पूछेंगे तुमसे. पहला क्वेश्चन उनका होता है, जो उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहा है 2 साल से, जो ये वाला बोर्ड है. 2 बोर्ड होते हैं, बोर्ड 1, बोर्ड 2. ये जेकेपीएससी की बात करो. इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन. ये पहला क्वेश्चन है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, या आप क्या कर रहे हो अभी. दोनों बोर्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं. ये है चेयरमैन सर का बोर्ड, यहाँ पे सब लोग जाना चाहते हैं क्योंकि ओपिनियन बेस्ड पूछता है. ये है राजीव सर जी का बोर्ड, जिससे सब लोग डरते हैं, कोई जाना नहीं चाहता इस बोर्ड में, क्योंकि एवरी क्वेश्चन स्टार्ट्स विद फैक्ट्स. दे डोंट आस्क ओपिनियंस, दे आस्क मोस्टली, कभी ओपिनियन भी पूछ लेते, डिपेंड्स ऑन कि बंदा कैसे सामने बैठा है, बट उनका ज़्यादा क्या जाता है, अभी मुश्किल होता है, फैक्ट्स मुश्किल होता है, कितने फैक्ट्स रटोगे, ठीक है, समझ गए. सो और ये ऐसे ऐसे फैक्ट्स पूछते हैं जिनका कोई आइडिया ही नहीं होता है, ठीक है. ये दूसरा बोर्ड है. इनका पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन. लास्ट ईयर में गया था बोर्ड 1 के पास चेयरमैन पे, ज़बरदस्त इंटरव्यू हो गया था मेरा, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड था. बहुत खुश हो गया था मैं, सोच रहा हूँ अंदर से इस बार भी अगर 180 नहीं दिए तो गलत कर रहे हैं मेरे सर. जब मैं देख रहा हूँ 165 आए, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगा दे आर नॉट गुड इन गिविंग मार्क्स, ऑल्दो दे आस्क वेरी कंफर्टेबल क्वेश्चंस दैट यू कैन आंसर, क्योंकि ओपिनियन है, ओपिनियन इंसान बोल देता है. अब ये फैक्ट पूछेगा यार, ठीक है, किसी के पापा का नाम क्या है तो क्या बोलोगे, ठीक है, जो आइडिया ही नहीं होगा.
इस बार क्या हुआ, वहाँ पे चिट उठानी होती है, जब बोर्ड मिलेगा तो पहले सामने जो है चिट उठानी आती है, मेरे को आ गया बोर्ड 2, ठीक है। बट मैं खुश हो गया क्योंकि मुझे पता था कि दे आर लिबरल इन गिविंग मार्क्स, ऑल्दो यू डोंट दे डोंट आस्क ओपिनियन मच बट दे गिव मार्क्स। कितना मैं समझ गया था थोड़ा सा एनालिसिस करके, बच्चों से बात करके जिनका लास्ट टाइम इंटरव्यू था, एक्सपीरियंस उतना आ गया था कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा मार्क्स देते हैं। कितना सच है मुझे उतना, आई कांट जनरलाइज द फैक्ट, बट मुझे अंदर से इतना फीलिंग था कि ये अच्छे मार्क्स देते। जब मैं गया, उनने बोला क्वालिफिकेशन क्या है। अगर मैं बोलता सर आई हैव डन मास्टर्स इन सोशल वर्क फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया एंड राइट नाउ आई एम डूइंग PhD या आई एम एनरोल्ड एज ए रिसर्च स्कॉलर इन कश्मीर यूनिवर्सिटी, इतना मैं क्वालिफिकेशन बोल देता, ठीक है। और मैंने बीटेक करा हुआ है बाय द वे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, वो तो मैंने स्किप ही कर दिया क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन पूछते फिर ACDC वो कब का भूल गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वालिफिकेशन अगर मैं इतना बोलता, उनको कोई कंटेंट नहीं मिलता मुझे आंसर क्वेश्चन पूछने का। वो मुझे क्या करते, वो मुझे फैक्ट्स पे सीधे आ जाते, फैक्ट्स से ही शुरू करते। तो मुझे एक फ्रेंड है, ठीक है, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वैस सर उनका नाम है, वो भी पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बोला कि वो जो पूछेंगे पहला कि व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, इसको अपना इंट्रोडक्शन बनाना, उनको बोलना मास्टर्स में क्या किया है, PhD में क्या कर रहे हो, एंड दैट वर्कड। मुझे पूछा व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, मैंने कट शॉर्ट नहीं किया क्वालिफिकेशन, मैंने बोला सर पहले मैंने बीटेक हटा ही दिया, उनको मैंने बुला ही दिया कि मैंने बीटेक करा हुआ है। मैंने बोला सर आई हैव डन मास्टर्स इन सोशल वर्क फ्रॉम जामिया मिलिया, स्पेसिफिक सोशल वर्क में मुझे सब आता है, ईजी है, जामिया मिलिया में मैंने सब कुछ पढ़ा है, ईजी है। एंड आई हैव वर्कड ऑन इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन लोकल आर्टिजन्स इन डाउनटाउन श्रीनगर, मेरा डेजर्टेशन है मास्टर्स में, मैंने लिखा है तो मुझे सब पता है, मैंने काम किया है, तो क्या पूछेगा, मुझे 1000 टाइम उनसे ज़्यादा नॉलेज है इस पर, क्योंकि आई हैव वर्कड इन द फील्ड। वो कितना फिर पूछ सकते हैं इस पर, वो जो भी पूछते मुझे आंसर इतना तो पता था कि आई कैन हैंडल द क्वेश्चन, ठीक है। प्रेजेंटली सर आई एम एनरोल्ड एज ए रिसर्च स्कॉलर एंड आई एम वर्किंग ऑन माइग्रेशन ऑफ बंगाली ब्राइड्स टू कश्मीर, ठीक है। अब जब उन्होंने सुना बंगाली ब्राइड्स, ना उनको बीटेक याद रहा इसने किसमें किया है, ना उनको मास्टर्स याद रहा, ठीक है, खाली उनको ये याद रहा जामिया मिलिया, इस पर क्वेश्चन पूछा, फिर उनको याद रहा क्या, बंगाली ब्राइड्स। अब वहाँ पे 2 पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स जो थे वो साउथ इंडियन थे, सो उनको काफ़ी मज़ा आया इस टॉपिक में, शायद उनके लिए नया था या उन्हें सुना नहीं था। सो रादर देन आस्किंग क्वेश्चन दे स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, अच्छा ये क्या चीज़ है बंगाली ब्राइड्स, अच्छा क्यों लाते हैं वहाँ से, यहाँ पे क्या रीजन है, वो क्यों यहाँ आते हैं शादी करने, मतलब बेसिक थिंग्स कि कश्मीरीज क्यों शादी कर रहे, अच्छा आपका सैम्पल साइज़ कितना है, अभी तक कितना किया है आपने रिसर्च, 15 मिनट इसी में चला गया। 25 मिनट का इंटरव्यू था, होता है मैक्सिमम, वो 10-15 मिनट में ही निकाल देते, मेरे को शायद 25 मिनट चला, 15 मिनट इसी पे चले गए जानने में। जब उनको लगा बहुत ज़्यादा हो गया, बंगाली ब्राइड्स आप कुछ डाइवर्सिफाई करते हैं, फिर आ गया लद्दाख पे एक शेड्यूल स्टेटस ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन। जब उनको लगा कि ओपिनियन तो सारा आ रहा है, ये फंस नहीं रहा है कहीं पे, कहाँ पे फंसा दे, ठीक है। अब आ गया असली बंदा जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, साउथ इंडियन, ठीक है। हाउ मेनी लेक्स आर देयर इन J&K, अब लेक्स कहाँ पता है कितने हैं भाई, एल्पाइन कितने हैं, पहाड़ों में कितने लेक्स है, ठीक है। मैंने बोला सर काउंट तो नहीं पता है, आई डोंट नो। यहाँ से मेरा शुरू हो गया सर आई डोंट नो, 50% ऑफ द क्वेश्चन आई डोंट नो। अच्छा कितने लेक्स हैं, अब कौन नंबर थोड़ी पता होगा कितने लेक्स है, तो मैंने बोला सर आई डोंट नो द नंबर बट आई नो फ्यू लेक्स, फॉर एग्जाम्पल फेमस है डल लेक, उलर है, सुरिनसर मानसर है जम्मू में, ये 3 मैंने बोले बस। पकड़ने लगा मुझे गांधरबल में कौन सा लेक है। अब मेरा स्ट्रेस जो मैं अभी आपको बता रहा था, मुझे मानसबल लेक याद ही नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कौन सा लेक है, सर आई हैव नो आइडिया, ये मुझे स्किप हो रहा है माइंड में। सर कुछ देर सम एल्पाइन लेक्स, गंगबल वगैरह, मैं ट्रैकिंग पे जाता था, तो जो 7 लेक्स है वहाँ से, और मैं पूछ रहा हूँ गांधरबल में कौन सा लेक है, एल्पाइन पे कहाँ से चले गए। डांटने लगा हुआ है वो वहीं पे, मुझे सीधे ऐसे ही डांटा। मैं सर मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको खुद नहीं याद आ रहा था, उसको खुद जानना था ये कौन सा लेक है। अब मुझे भी नहीं याद आ रहा है, उसको भी याद नहीं आ रहा है। सामहाउ मतलब उसने 2-3 मिनट इसी पे खाए, कौन सा लेक है, कौन सा लेक है, कौन सा लेक है। मैं बोल रहा हूँ भाई आई एम टेकिंग द सेफ रिजॉर्ट, सर आई डोंट नो, आई एम सॉरी, इट हैज स्किप माई माइंड। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं पूछ रहा है, कितने लेक है, ठीक है। अब बोला, अब जब वो स्किप हो गया, बोला यू नो द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अब मुझे पता थी मीरा कुमारी, हाँ।
तो मुझे लगा मुझे आ गया एक फैक्ट बोलना, मैं बोल दूंगा जल्दी से। मैं बोलने वाला उसने वहीं से बोला ये मीरा कुमारी थी, तो यू नो हर। मैं बोला फंस गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन को इसके बियॉन्ड कुछ था। तो मैं वो यस सर आई नो इट। ठीक है, अब मुझे ये भी नहीं पता मुझे उस वक्त याद था कि नहीं कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन है, बट वैसे आइडिया आता मुझे। आगे अब क्वेश्चन आया उसके पापा कौन थे। ऐसे इंटरव्यू हुआ है और इसी लैंग्वेज में उसने बोला उसके पापा कौन थे। अब मैं कहाँ जानूँ यार उसका पापा। वो तो एक बहुत दिग्गज थे, उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इंडियन इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ही वॉज अ डिफेंस मिनिस्टर एज वेल। जब मुझे कहाँ उतना आइडिया तो ऑब्वियसली नहीं आता, फिर मुझे वहीं से बोलता है जगजीवन राम। ठीक है, हो गया सर आई डोंट नो, पापा थोड़ी पता है कौन है। फिर पूछने लगा गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट। बच गया मैं इधर। ठीक है, इधर मैं बच गया। गोल्डन ट्रायंगल, नार्को टेररिज्म जब आप पढ़ोगे, नार्कोटिक्स, ठीक है, ड्रग प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगा, तो यू विल गेट टू नो अबाउट द कंट्रीज विच आर कॉल्ड एज गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। तो यहाँ पे मैं बच गया। ठीक है, अब इसको लगा इसको आ गया, अब और कुछ पूछना पड़ेगा जो इसको नहीं आएगा। अच्छा, ये जो ये 6 शेड्यूल के बारे में आप बात कर रहे थे लद्दाख में, ओपिनियन पहले पूछा, वो सही से चला गया, फिर उसको याद आ गया कि यहाँ पे भी कुछ हरा देते हैं इसको। उधर कंपटीशन चल रहा था, वो मुझे कितना हराएगा। वहाँ पे लद्दाख में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु आर स्पीयर हेडिंग दिस मूवमेंट ऑफ 6 शेड्यूल। उनके नाम क्या है? फंस गया मैं फिर से। वैसा आई नो वन दैट इज लेड बाय सोनम वांगचुक एंड अदर आई डोंट नो। नाम बोलो दोनों का। ठीक है सर सॉरी आई डोंट नो। खत्म, इधर भी ये भी नहीं आया। ठीक है, अब आ गया वो और एक बार। अब उसने इतने फैक्चुअल पूछे, अब मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है कुछ, मतलब 50% मैंने बोला आई डोंट नो। फिर राजीव सर इतना हंस रहा था, मतलब वो मुझे वहीं से बोलने लगा आप साउथ इंडियन को जवाब दो। वो साउथ इंडियन था वो बंदा, ऐसे ही पूछा आप साउथ इंडियन को जवाब दो, हराओ इसको, देखो कितना आता है तुम्हें। फिर वो उसका हाथ पकड़ने लगा, सर छोड़ दीजिए अब काफ़ी हो गए क्वेश्चंस। अब मैं उठने लगा था, ऐसे ही सीन हुआ है। मैं थैंक यू बोलने लगा था कि मैं उठने लगा था, नो 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 सिट सिट सिट। मैं फंस गया, अब क्या मसला है? अब मसला ये है कि वी हैव नॉट आस्क्ड यू अबाउट योर हॉबी। हॉबी तो नहीं पूछा है आपको। फंस गए फिर से। मुझे पता था ये ओपिनियन तो पूछेगा नहीं, आपने क्या लिखा है, आप क्या करते हो, ये मुझे पूछता वहाँ से कुछ फैक्चुअल, इतना तो मुझे पता था। और मैंने बोला सर माई हॉबी इज़ क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, उसको क्वेश्चन ही नहीं याद आ रहा है। उसके फैक्ट्स इतने ये हो गए थे एग्जॉस्ट पूछते पूछते सब बच्चों से, उसको याद ही नहीं आ रहा है कि क्रिएटिव राइटिंग मैं क्या पूछूं। उसको 2 मिनट उसको याद ही नहीं आ रहा है। उसको फिर क्या याद आ गया, इन विच लैंग्वेज यू राइट। मैंने बोला अंग्रेजी में लिखता हूँ, इंग्लिश। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, क्या पूछूं। 2 मिनट इसी में चले गए, ब्रेन स्टॉर्म करते रहे क्या पूछूं। फिर उसको राजीव सर बता रहे हैं जो वहाँ पे है, तो वो उसको बता रहे हैं सर आप वही पूछ लीजिए जो आप सबसे पूछते हैं। वो सबसे एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि हु वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये पहली ट्रांसक्रिप्ट में आया था और मैं ये पढ़ के गया था, मुझे पता था ये पूछेंगे वहाँ पे, मतलब ऑलरेडी काफ़ी बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा था। मैंने बोला सर 2 मिनट पॉज लेके ऐसी जैसे मैं सोच रहा हूँ, मैंने बोला सर यस आई नो प्रेम बिहारी। ठीक है, प्रेम बिहारी। ठीक है, बोला पूरा नाम बोलो। मैंने बोला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऐसा नाम है कुछ। फंसा दिया मुझे। आप मुझे बोलो नाम है कि प्रेम नारायण बिहारी रायजादा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अपन स्ट्रेस में थोड़ी याद आएगा क्या है। ठीक है, हो गया मैं कंफ्यूज किया। मुझे अभी भी याद नहीं है कि क्या एक्चुअल है, व्हाट्स द एक्चुअल नेम, आई डोंट नो वेदर इट इज दिस और दैट। वो मुझे वहाँ पे उसने पूछा ऐसे पूरा बताओ नाम और कौन सा है, ये है कि ये है। मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है कौन सा था वो। ठीक है, मैंने कहा सर आई थिंक द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर एंड आई डोंट नो वेदर वो राइट था कि नहीं था। उसने बताया भी कि यही, पता नहीं मुझे फिर याद नहीं अभी उसने क्या बोला, उनने क्या बोला वहाँ पे। तो एंड पे इस बात पे फंसा दिया। फिर बोला ये कहाँ से थे, मुझे लगा बिहारी है नाम, तो बिहार से होंगे। अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैंने बिहारी का नाम ही नहीं किया, मुझे लगा ये थोड़ा ये कुछ अजीब हो जाएगा। मैंने बोला सर नाम में रायजादा है, रायजादास आर मोस्टली फ्रॉम यूपी आर बिहार रीजन, नॉर्थ इंडियन रीजन में, सो प्रोबेबली ही माइट बी फ्रॉम यूपी आर बिहार, आई गेस फ्रॉम बिहार। ऐसे करके जैसे मैंने बिहारी पे ध्यान ही नहीं दिया है ना, वो टेक्निकल होके। ठीक है, हाँ ये तो सही है, एंड पे फैक्ट निकला।
बिहार से ही थे, हर कोई बिहार से ही है, राजेंद्र प्रसाद बिहार से, ऐसे बोलने लगा, चलो योर इंटरव्यूज ओवर, ठीक है, मतलब 50% ऑफ द फैक्ट्स, बट आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दिस बोर्ड आई हैव पास्ड, आई डोंट नो, अभी टाइम लगता है मार्क्स आने में, बट जिस हिसाब से मेरा रैंक ऊपर आया, आई थिंक इंटरव्यू में अच्छी आए होंगे, आई गेस, ठीक है, अदरवाइज ऊपर रैंक नहीं आता, क्योंकि इंटरव्यू भी मैटर करता है, अगर 170 के बदले 180 देंगे, 10 मार्क्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन रैंक, सिलेक्शन तो वैसे भी होता है, रैंक नीचे चला जाता है, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम आई गॉट अराउंड 170, अगर इस बार 175 ही देंगे, इस 5 से मेरा रैंक ऊपर चला गया, ठीक है, इसलिए मुझे बोर्ड भी पसंद है, मुझे पता था वहाँ कुछ नहीं निकलेगा, कोई फैक्ट नहीं आएगा, बट मुझे पता था कि मैंने इंट्रो तैयार किया था, मैंने स्मार्ट वर्क किया था, जो मैंने क्वालिफिकेशन भी उनको बोला था कि मैं क्या कर रहा हूँ, डैट वॉज लाइक ए मास्टर मूव, उनको फैक्ट पूछने का मौका ही नहीं मिला, उन्होंने सारा डिस्कशन पहले 15 मिनट उस पर लिया, सो दे जज मी ऑन द बेस ऑफ दैट फर्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है, अभी मुझे वो फोर्थ वाले जो मेंबर थे मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे लगता है उन्होंने मुझे पहले मार्क्स दिए थे, जहाँ तक मेरा गैस है, ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जब मार्कशीट आएगी कि कितना सही रहा है इंटरव्यू, बट एनीवेज थैंक्स टू अल्लाह क्वालिफाइड विद गुड रैंक, ठीक है, दिस इज अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड थोड़ा जनरल ओवरव्यू अबाउट मीन्स वाला थिंग एंड वैल्यूएडिशन वाला थिंग एंड इंटरव्यू वाला थिंग, सो बियॉन्ड दिस योर क्वेश्चंस, आप बात कीजिए, अब मैं थक गया, प्रीलिम्स आई विल हैव ए सेशन, वो टाइम लगेगा, अब 10 मिनट में क्या बोलूँ प्रीलिम्स में क्या करना है, आराम से सेशन करेंगे उस पर, यहीं पे तो भाई मैं पढ़ा नहीं आ रहा हूँ, कौन सा मेरा अभी ज्वाइनिंग है, टाइम लगाते, दे टेक लॉट ऑफ टाइम इन वेरिफिकेशन अदर काइंड ऑफ प्रोसेस, अभी तो मेडिकल भी नहीं हुआ है, सो वी विल टॉक अबाउट द प्रीलिम्स मीन्स आराम से, मतलब इन डिटेल, मोर डिटेल, हाउ टू क्रैक द प्रीलिम्स में क्या करना है, कौन सा जादू लगाना है, यूपीएससी प्रीलिम्स अगर आपको देना है देन आई कैन हैव अ सेशन वेरी सून, अगर आपको वेट करना है ऐसा, मतलब नेक्स्ट से, देन वी हैव अ टाइम, क्योंकि अभी केएस की पोस्ट भी नहीं आई है, नए प्रीलिम्स के भी तो मेंस ही होना है ना, तो उसमें आपको एनरोल नहीं है, सो यू हैव नॉट क्वालिफाइड और यू हैव नॉट गिवन द एग्जाम, ठीक है, यू विल गिव द एग्जाम नेक्स्ट टाइम, सो वी हैव अ टाइम, हम डिटेल करेंगे सारा, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, वो छोटा मसला है, इंटरव्यू तक तो मैं पहुंचा दूंगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है, वो गिवन की जो मैंने अभी बोला कि आपका क्या काम है, गाइडेंस मेंटरिंग हमारा काम इंस्टीट्यूट में, आंसर राइटिंग हमारा काम, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, आई डोंट थिंक कारब सर से बेस्ट आपको कभी कोई गाइड मिलेगा when it comes to means आंसर राइटिंग और इवन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, आई डोंट थिंक सो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इट्स नॉट, फिर से बता रहा हूँ डिस्क्लेमर कि बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन में प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ नहीं, एज ए अपना मान के आपको जेन्युइन सजेशन दे रहा हूँ, गो फॉर इट, इट्स वर्थ इट, एक्सपीरियंस कोई चीज़ होता है, दे हैव द एक्सपीरियंस, दे नो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कैसे हैंडल करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है, सवाल पूछ लीजिए, सवालात, पूछो, सवाल पूछो यार, फ्री कब होगा केएस का, जब मैं सेक्रेटरी जी की पीएससी का बनूंगा, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, ऑब्वियसली इसी साल हो, एग्जाम तो होगा इसी साल होगा, एटलीस्ट पोस्ट कम निकालते वो, बट इतना श्योर है कि दे गिव, मतलब हर साल एग्जाम कंडक्ट कर ही देते हैं, 90 निकालेंगे, 100 ही निकालेंगे, 80 निकालेंगे पोस्ट, बट एग्जाम तो कंडक्ट करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, रेगुलरली, ठीक है, और मैंने कहा मैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पढ़ ही रहा हूँ, कब से पढ़ रहा हूँ स्पेसिफिकली, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फर्स्ट, सॉरी, नो एज ए पर्सनलाइज मेंटरिंग में यहाँ से लेता था सर के साथ, तहलील सर वगैरह यहाँ पे थे, कारब सर थे, तो जब उनको लगा थोड़ा बंदा एक लेवल पे पहुँच गया है, बोला आप पढ़ा दो, फिर फुल टाइम पढ़ाने में आ गया, काफ़ी पढ़ाया, यहाँ पे पढ़ाया, दिल्ली पढ़ाया, मेंस की टेस्ट सीरीज काफ़ी कराई हियर इन दिल्ली, तो इट ऑलवेज यूज्ड टू बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस,
क्योंकि उससे मैं ज़्यादा टच में रहता था, मुझे वो अपने फ़ायदे के लिए होता, थोड़ा हेक्टिक होता था टू चेक द पेपर्स, टू फ्रेम द आंसर्स, टू फ्रेम द क्वेश्चंस, बट आई यूज टू डू इट, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे अपना फ़ायदा आता था। आई यूज टू स्टे इन टच, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था फ़ोन पे। उससे जो मुझे फ्री टाइम मिलता था आई यूज टू इवैल्यूएट द पेपर्स। तो मैंने RCA 1-2 अतिया फाउंडेशन आपने सुना होगा, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ कराई थी ऑप्शनल की। देयर इज़ वन मोर RCA इन UP, दैट्स शिबली RCA, सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ देयर टीम एज वेल देयर। तो मैं उनके साथ भी काम करता था एंड मेरी अदर्स। सो इट वॉज लाइक ए कंटिन्यूस जर्नी जो मुझे खुद को भी वैल्यूएशन कराता था, और इट ऑल्सो गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व दी स्टूडेंट्स, इन फैक्ट हेल्प देम। सो दैट वॉज अ गुड थिंग अबाउट इट एंड आई एम काइंड ऑफ प्राउड अबाउट इट। अगर कोई सिलेक्ट ही होगा आप में से तो अच्छी बात है, मेरे लिए इंसान खुद ही फील प्राउड करता है कि आपकी गाइडेंस की वजह से किसी को फ़ायदा हुआ है। दैट्स वाई सोशल वर्क, मेरा तो फील्ड ही है सोशल वर्क, सोशल सर्विस। थॉट कैसा है? थॉट बहुत अच्छा है, इट्स वर्थ। यार इंसान बीटेक इसलिए करता है क्योंकि उस वक्त उसको गाइडेंस नहीं होती है टाइम पे 12th में। प्रॉब्लम ये है, नो, देर आर सम पीपल हु आर वेरी गुड फ्रॉम द बिगिनिंग। आई वुड से आई हैव मेनी फ्रेंड्स जिनको पहले से क्लियर आइडिया था व्हाट दे हैव टू डू, ठीक है। उनको पता था हमें लिटरेचर पढ़ना था, उन्होंने लिटरेचर पढ़ा। उनको पता था हमें DU में पढ़ना है, उन्होंने DU में पढ़ा। उनको पता था हमें JNU जाना है, उन्होंने पढ़ा। उनको पता था हमें अब्रॉड जाना है, उन्होंने अब्रॉड चले गए, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी, उनको पहले से आइडिया था, उनका सिलेक्शन भी शायद हो गया था, AIEEE तब होता था, ठीक है, बट दे स्किप्ड इट। उनने क्या किया, मुंबई चले गए किसी अच्छे कॉलेज में, ठीक है, उधर से स्कॉलरशिप ले ली, UK चले गए, उधर से स्कॉलरशिप ले ली, USA चले गए, मज़े कर रहे फ्री के पैसे। और USA में PhD करना इज़ लाइक ए फुल टाइम जॉब। वो आपको डॉलर्स में पता नहीं कितने पर्क्स देते, पैसे देते। आप समझो फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग 4 लाख इंडियन रुपीज़ एवरी मंथ, फिर कितना ही खर्चा होगा US में। चलो 1.5 लाख खर्चा कर दिया, 2 लाख खर्चा कर दिया, ठीक है। एक तो पढ़ रहे हो, इट्स नॉट कि इंडिया का रिसर्च है, US का रिसर्च है, ठीक है, वहाँ पे बड़ा रिगरस रिसर्च होता है। तो आपका एक अलग ही लेवल हो जाता है रिसर्च का। ओवर द एंड अबो यू आर सेविंग 2 लाख मिनिमम, इतने बच ही जाते हैं। भेज दो घर वालों को, मज़े कराओ, खुद भी मज़े करो, और US देखो है। जिसने वेस्ट नहीं देखा उसने क्या देखा, ठीक है। अब हमारा थोड़ा डिफरेंट डायनेमिक्स है, बट वेस्ट इज़ वेस्ट, काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है। मतलब सब डोनाल्ड ट्रंप वगैरह को छोड़ के whatever is happening in the geopolitics, that is a different story, but when you talk about living in West, it's like living in West, ठीक है, वो अलग एक फीलिंग है, ठीक है। दो अच्छा, तो ये है, तो जिसको गाइडेंस होती है पहले से, he knows what to do, ठीक है। अब मैं आई हैव अ फ्रेंड, वो जिसका इस बार सिलेक्शन हुआ है, उसका भी ये था कि पहले से ही क्लियर था, DU में चला गया पढ़ने, पढ़ लिया, सिविल सर्विस कर दिया, समझ गए। सो किसी का होता है हमेशा। मेरा पहले से ही था, मैं सोच के रखा था कि मैं सिविल सर्विस ही करूँगा, ठीक है। अदरवाइज आई कुड हैव ट्राइड फॉर, इवन आई इनफैक्ट ट्राइड फॉर अब्रॉड एज वेल, ऑनेस्टली मैं बाहर, बट मेरे को घर वालों ने बोला यहाँ हमारे पास बैठो, ठीक है। होता है, डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं हर किसी फैमिली के, ठीक है। किसी फैमिली में ईजी होता है कि चलो चले जाओ, हमें भी ले जाओ, वो ओपन होते हैं। किसी में होता है कि नहीं रुको हमारे पास ही, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट डायनेमिक्स। सो दे वांटेड, मतलब उनका प्राइमरी था कि यहीं पे आसपास कोई सेटलमेंट ढूंढो, ठीक है। सो मेरा थॉट था कि सिविल सर्विस, इवन जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि थोड़ा सा आई शुड गो इनटू सिविल सर्विसेज, क्योंकि अच्छा है, स्टेबल जॉब है, ठीक है। इट इज़ अ गुड पोस्ट, स्टेट में अच्छी पोस्ट है। इनफैक्ट अगर UPSC होता है फिर बड़ा ही कुछ अच्छी बात है। सो डिपेंड्स person to person, but the idea is you should have clarity. If you have clarity that you are going for UPSC, go for UPSC. अगर आप UPSC में जाके भी if you are thinking that you have to do something else, that is not being sincere. प्रॉब्लम ये है, ठीक है। दो ही चीज़ें होती है, बी सिंसियर और डोंट बी सिंसियर, बी और नॉट टू बी, ऐसे बोला जाता है फिलोसफिकली। या तो सिंसियर रहो कि यही करना है तो यही करना है। इसलिए मैंने सबसे पहले जब मैंने अभी ये सेशन स्टार्ट किया, द फर्स्ट वर्ड आई यूज वाज दी फोकस। अगर आपने देखा होगा, वही होता है बी और नॉट टू बी,
बी सिंसियर टू योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ वेदर यू आर डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ। जस्टिस वही होता है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट ही वही होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको यूपीएससी में आके आप कोचिंग कर रहे हो, आपको तभी सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि मैं कुछ और करूं, देन यू आर नॉट टू बी वाला पॉइंट। उससे आपको ये भी चला जाता है हाथ से, वो भी चला जाता है हाथ से। इफ़ यू आर क्लियर कि आपको अब्रॉड जाना है, गो डायरेक्टली देयर। यू आर वेरी क्लियर दैट आपको यूपीएससी करना है, नो मैटर व्हाट। आप तभी तो 3 साल लगा पाओगे। क्या पता फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, गॉड फॉरबिड सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तभी तो आप 4 साल भी लगा पाओगे, बिकॉज यू आर क्लियर। भाई साहब यही करना है, दिस इज माई गोल एंड दिस इज माई गोल। उसी चीज़ का नाम परसिवेरेंस है, उसी चीज़ का नाम डेडिकेशन है। ये बड़ी बड़ी टर्म जो हम यूज़ करते हैं उसी लिए यूज़ करते हैं ना। यू आर क्लियर कि यूपीएससी करना है तो यूपीएससी करना है, नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स, बट देन इट्स वर्थ इट। जब आपका 4 साल के बाद भी होता है, आपको सारा स्ट्रगल भूल जाता है, और इन 4 सालों में फिर आप इतना डाइवर्सिफाई करते हो खुद को कि फिर आप एक चीज़ पे नहीं अटकते हो। आपको फिर मज़े आते हैं इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी एक लर्निंग प्रोसेस होता है। यू ग्रो योर सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है, आपको डायनेमिक्स ऑफ द सोसाइटी समझ आते हैं, आप क्रिटिकल बन जाते हो, आप अच्छी चीज़ें सोचने लगते हो, गलत क्या है सही क्या वो फैसला समझ आ जाता है आपको। एंड दैट्स व्हाट योर रिलीजन टीचेस यू, ठीक है। वेदर यू आर ए मुस्लिम, वेदर यू आर ए सिख, वेदर समवन इज हिंदू है, दैट्स व्हाट योर रिलीजन एंड गुरुज हैव टॉट यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। सो वो जो गुड एंड बैड का डिफरेंस है, दैट कम्स फ्रॉम विद इन। वही हम GS4 में पढ़ते हैं, एथिक्स वही होता है, ठीक है। एथिक्स इज नॉट अबाउट क्वालिफाइंग इन द एग्जाम, ठीक है। आप अपने आप के अंदर जब वो एथिक्स लाते हो, दैट ग्रोज फ्रॉम विद इन। जब आपको वो समझ आता है कि दिस इज गुड दिस इज बैड, दैट मीन्स आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो गई। यही है ना, जब आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट होती है, जब आपको वो डिफरेंस समझ आता है, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर रिलीजन। आपको रिलीजन पे पकड़ आ गया है, वही तो आपको रिलीजन सिखाता है, ठीक है। अदरवाइज सिंपल टर्म है गुड एंड बैड, बट अगर ऐसा एसेंस देखेंगे, ये हर किसी चीज़ के साथ लिंक्ड है। इट इज़ लिंक टू सोसाइटी, इट्स लिंक टू रिलीजन, इट इज़ लिंक टू योर पर्सनैलिटी ग्रोथ, तो एवरीवेयर, ठीक है। और कोई सब यूपीएससी में जहाँ देने जा रहा हूँ आपकी दुआओं से इस बार, लेट्स सी क्या होगा, ठीक है। दिया था एक पहले, बट वक्त नहीं हुआ, उतना ज़्यादा पकड़ नहीं था चीज़ों पे, ठीक है। फिर ज़्यादा शिफ्ट किया केएस की तरफ, क्योंकि इनका जो प्रॉब्लम है केएस और यूपीएससी का, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इनका सिंक में एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। जैसे इस बार जो मेंस लिखने जा रहे हैं, उनका प्रीलिम्स ऑफ द यूपीएससी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। दे आर राइटिंग द मेंस ऑफ द केएस, जो शायद शेड्यूल्ड है 25 अप्रैल को, राइट, ऐसा कुछ है। सो ऑब्वियसली उनका यूपीएससी प्रीलिम्स काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत टफ होता है। टफ मीन्स यू नीड टू हैव एटलीस्ट गुड प्रिपरेशन फॉर लाइक 3 months। अगर आप अच्छे इंटेलिजेंट भी हो, यू नो द नैक ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस, तब भी 2 महीने तो लगते ही है, 3 महीने तो लगते ही है, ठीक है। रिवीजन करना होता है, बाकी चीज़ें करनी, यूपीएससी है, ठीक है। कंपटीशन होता है ऑल इंडिया लेवल पे, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अगर इस सिंक में होता तो इंसान बड़ा अच्छे से दोनों कर सकता था, बट देयर आर ऑल्सो सम जीनियसेस जिनके पास इतना पोटेंशियल होता है, वो कैन डू द बोथ। ऐसा नहीं है, ऐसे भी केसेस है, वो हैव क्वालिफाइड केस एंड दे हैव ऑल्सो क्वालिफाइड दैट ईयर ओनली। सो मेनी केसेस आर देयर। आप देखो 21 में कितने थे जो यूपीएससी में चले गए, 22 में कितने थे जो यूपीएससी में चले गए, 23 में कितने थे जो इसमें थे केएस में, यूपीएससी में चले गए। रैंक 1 जो थी लास्ट टाइम, शी गॉट रैंक 7 और 8 इन यूपीएससी एज लो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अभी मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, बट गुड काउंट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द बोथ। बट क्योंकि सेम सिलेबस है, इट्स इजी टू डू द बोथ। वही अल्टीमेटली एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी टॉक बॉइल्स डाउन टू बी और नॉट टू बी। यही होती है सिंसियरिटी, यही होती है डेडिकेशन, यही होती है इंटीग्रिटी, यही होती है गुड एंड बैड, ये होता है नो इररेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी। यही आपका रिलीजन है, यही आपकी पर्सनैलिटी है, यही आपकी ग्रोथ है, यही आपकी कामयाबी है इंशाल्लाह, ठीक है। और कोई सवाल? हाउ डिड आई मैनेज व्हाट GSN ऑप्शन? अच्छा, मतलब दोनों कैसे करते हो, ठीक है। कितना मंथ्स हो गया आपको कोचिंग में? 3 months ओनली, 6 months? जी मुझे लगता है कि ऑप्शनल जो है
ऑप्शनल थोड़ा लेट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए ऑप्शनल, क्योंकि जब आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीएस आ जाती है, जनरल स्टडीज़, ठीक है, वंस यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल स्टडीज ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑप्शनल बेटर, ठीक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि सम स्टूडेंट्स आर देयर जो दोनों कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है, कोचिंग लेके इसकी भी उसकी भी, बट जो ना दोनों साथ साथ कर लेते हैं। बट मेरे हिसाब से पहले जीएस थोड़ा सा करो, एटलीस्ट 6 मंथ 6 मंथ्स अंडरस्टैंड जीएस, एटलीस्ट पॉलिटी पढ़ो, एटलीस्ट इकोनॉमी पढ़ो, मेजर कंपोनेंट्स जो है। पॉलिटी हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो अच्छी बात है, वैसे कवर तो नहीं होगा इतना 6 मंथ्स में। सो इन चीज़ों में पकड़ आ गया, ऑप्शनल देन स्टार्ट करो, देन स्टार्ट द ऑप्शनल, ठीक है, देन स्टार्ट द ऑप्शनल। और मैनेज कैसे करना है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका जीएस कितना स्ट्रांग है और उसको ऑप्शनल को कितना टाइम देना है। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु स्टडी जीएस फॉर लाइक 5 days, फिर वो ब्रेक लेते हैं, ऑप्शनल को पढ़ते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, जीएस पढ़ेंगे दिन में, शाम को 2-2 घंटा वीडियो देखेंगे ऑप्शनल का, या 3 घंटे का वीडियो होता है, या 4 घंटे देंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा आपने जीएस पहले पढ़ा होगा, थोड़ा जीएस पे अगर आपको पकड़ आया होगा मेजर सब्जेक्ट्स पे, जैसे हिस्ट्री पे आपको पकड़ आ गया, इकोनॉमी पे पकड़ आ गया, पॉलिटी पे पकड़ आ गया, बाकी सब छोड़ो, जैसे गवर्नेंस छोटा कंपोनेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट छोटा कंपोनेंट है, सोसाइटी छोटा कंपोनेंट है, ठीक है, अच्छा एथिक्स बड़ा कंपोनेंट है, आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा पकड़ आया है, ठीक है, मतलब यू हैव अंडरस्टूड देम। आई वोंट से दैट मच ग्रेट, बट यू नो द थिंग्स। मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज इंटीग्रिटी और एबल टू आंसर, मैं आपको कुछ हिस्ट्री का पूछूंगा, यू आर एबल टू आंसर, मैं आपको कुछ इकोनॉमी का पूछूंगा, आपको बेसिक आइडिया है, प्रिलिमिनरी आइडिया है, देन यू कैन शिफ्ट टू ऑप्शनल। फिर आप यहाँ पे थोड़ा आस को काट कर सकते हो, यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हो 4 घंटे 3 घंटे, जितना भी आपका पोटेंशियल है, ठीक है। दैट्स वाई जो फर्स्ट ईयर का है ना, जो पहला साल होता है, इसीलिए इट टेक्स लॉट ऑफ, जिसको बोलते हैं हार्ड वर्क, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ मैनेज करना होता है भाई साहब। आपको पहले इतना नहीं पता होता है कि न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ना है, फिर आपको न्यूज़पेपर में 3 घंटे चले गए, है ना, न्यूज़पेपर में 3 घंटे चले गए, फिर कहाँ से ऑप्शनल करोगे, फिर कहाँ से जीएस करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So the idea is at least give 6 months, ठीक है, give 6 months to GS और 7 months भी, मतलब जब तक आपके कंपोनेंट्स कवर होते हैं, जैसे पॉलिटी का मैंने बोला, ठीक है, ज्योग्राफी बड़ा कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स एटलीस्ट जब आपके कवर हो जाएंगे, स्विच टू ऑप्शनल्स। रिवीजन, आप 2 मिनट रुक सकते हो, अजान खत्म हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, क्या आपने पूछा था क्वेश्चन? व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? क्वेश्चन क्या था? अच्छा, रिवीजन अभी सोचो, देखो क्या करना है अभी इस स्टेज पे, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। व्हाट यू डू, जो मैं इससे पहले आपको बता रहा था, उतना ही करो, अभी रिवीजन हो जाता है, ठीक है। पहले एक चीज़ पे फोकस करो, कंसोलिडेट योर नोट्स। जब आपके नोट्स कंसोलिडेटेड होंगे ना, 10 पेज के बदले जब 2 पेज में होंगे ना, तो डैट विल हेल्प यू टू रिवाइज फास्टर एंड डैट विल हेल्प यू, ठीक है। क्या करना है, कोचिंग क्लासेस आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप कोचिंग में टॉपिक पढ़ते हो कुछ, ठीक है, आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, जुडिशरी पढ़ा, क्या पढ़ा, जुडिशरी पढ़ा, ठीक है, जुडिशरी पढ़ा क्लास में, लेट्स से पॉलिटी की क्लास थी, आपको घर जाके टॉपिक को रिवीजन करना है। सबसे पहला चीज़ इस टॉपिक को रिवाइज करना है। नहीं हो पाया रिवाइज, डजंट मैटर, ज़रूरी नहीं है उसी दिन रिवाइज हो जाएगा। दूसरे दिन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करो, डजंट मैटर, नहीं हो पा रहा है रिवाइज, तीसरे दिन तीनों टॉपिक्स को रिवाइज करो। अब उतना मत बर्डन बढ़ाओ कि क्या 10वें दिन के 10 टॉपिक्स को रिवाइज करना, ठीक है। एटलीस्ट 3 दिन में नहीं हो रहा है रिवाइज, 3 दिन में सब टॉपिक्स का रिवीजन करो। या अगर हो रहा है, इफ़ यू आर सो डेडिकेटेड कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको रिवीजन हो रहा है घर पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो ताज़ा याद होगा, ठीक है। जब आप घर पे जाओगे, आप इसी टॉपिक को रिवाइज करोगे। दिस इज द स्टैटिक और वट एवर द सर ने जो पढ़ाया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन, बेसिक। फिर इंसान यही लिखता है। आप कितना भी खुद से ऊपर से ऐड करो, फिर इंसान ज़्यादा यही याद आता है, क्योंकि सबसे पहले ही दिमाग में छप गया होता है, ठीक है। रिवाइज दिस टॉपिक जो सर ने पढ़ाया होगा,
अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली, देन डू द अपना काम जो मैंने अभी बोला, डू द वैल्यू एडिशन का काम जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ये आप अपना काम करो घर पे। टेक सम टाइम आउट, 15 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, वैल्यू ऐड करो, इसी टॉपिक को वैल्यू ऐड करो, गूगल करके, चैट जीपीटी करके या वॉट, ठीक है। इसको वैल्यू ऐड देखो, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं करना है, बस 2-3 स्पेसिफिक डिटेल्स आपको ऐड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी पे कोई रिसेंट कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, कुछ नया कॉलम तो किसी ने नहीं लिखा है, कॉलम लिखा होगा उसमें कोई नई डिटेल है कि नहीं जो मैं ऐड कर सकता हूँ। ओनली दोज डिटेल्स आर टू बी एडेड विच यू थिंक दैट कैन बी यूज इन द आंसर्स। ये आपका डेली का प्रोसेस होना चाहिए, रिकरिंग प्रोसेस एवरी डे। टॉपिक, रिविजन ऑफ द टॉपिक टॉट बाय द सर, देन योर ओन हार्ड वर्क ऑफ वैल्यू एडिशन, अपना काम, ठीक है। और ये मैटर करता है, ठीक है। इतना ही प्रोसेस करो अभी, ठीक है। रिवीजन फिर आराम से हो जाएगा आपको। इसके साथ इसमें एक तो रिवीजन हो ही रहा है, ठीक है, आपका वैल्यू एडिशन भी हो रहा है। फिर जब आप ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपको नोट्स इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे, आपने इतना सारा काम किया होगा, आपको दूसरा रिवीजन में कम ही टाइम लगेगा, कितने भी नोट्स हो, बट आपने ऑलरेडी इस पर काम किया होगा। आपने जैसे जुडिशरी में 136 पढ़ा, एसएलपी पढ़ा, आपने एसएलपी पे खुद से गूगल किया होगा, अपनी चीज़ें डाउनलोड नोट करी होगी, तो ये आपके माइंड में रहेंगी दीज थिंग्स, बिकॉज यू हैव योर सेल्फ वर्कड ऑन इट। सर ने तो पढ़ाया ही है, वो तो है ही स्टैटिक नोट, या कुछ करंट दिया होगा, डायनेमिक दिया होगा, वॉट एवर देयर इज, या इश्यूज बताए होंगे, वो तो है, उसको तो रिवाइज करोगे ही साथ साथ। ओवर एंड अबो आप अपना कुछ ऐड करोगे, वैल्यू एडिशन जो मैं बता रहा था। इससे आपको 2 फायदे होंगे कि आप अपनी मेहनत से दोनों चीज़ें कर रहे हो, रिविजन और ये। फिर ये कितने भी नोट्स बड़े हो जाएं, जब आप सेकंड रिवीजन करोगे, इट विल बी वेरी इजी एंड इट विल बी वेरी लेस टाइम टेकिंग। दिस शुड बी द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अभी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखो, सर पढ़ा रहे, गो होम, रिवाइज दैट, ठीक है। रिवीजन खत्म हो गया, ठीक है, गो फॉर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन से 2 फायदे आपके, आप अपना कुछ एनालिसिस कर रहे हो, अपनी चीज़ें बता रहे हो, सो यू आर गुड टू गो। दैट इज द update, sorry, it's always, current is always relevant. For example, you are putting some Supreme Court judgment, it's not that you have to put facts, जैसे डेटा आपने डाल दिया कि एनसीआरबी ने क्राइम रेट बता दिया 26%, अगर डाल भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है। देखो इस बार आपने बोला कि 26% क्राइम बढ़ गया है, आपने नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया, उस बार आपने नया रिपोर्ट आई है, उसने बोला 36% बढ़ गया है। आप अपने आंसर में क्या करते हो, आप आंसर इंट्रोडक्शन लिख दिया ना, ठीक है, नहीं अपडेट भी मत करो, पता है क्या करो, इंट्रोडक्शन है ना, यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ, ये आंसर राइटिंग में ऐसे ग्राफ बना दिया, ऐसे ग्राफ बना दिया। 2023 में 26% क्राइम्स, 2024 36% क्राइम्स आर ग्रोइंग। व्हाट बेस्ट वे टू शो इट एनालिटिकली इन एन आंसर। अब मतलब आपका रिडंडेंट डेटा भी हो गया, although I don't encourage writing the data at this stage, क्योंकि बाद में अपडेट आप कर ही देते हो, बट इवन इफ यू राइट, ये मैं रेलिवेंस बता रहा हूँ, देयर आर वेज टू पुट इट, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट जैसे 8 है, अभी टारगेट है, नेक्स्ट ईयर बढ़ गया 10 बन गया, ग्राफ के थ्रू दिखा दो। न्यूक्लियर एनर्जी भी क्वेश्चन आ गया आपको GS3 में, जैसे ग्राफ ग्राफ बना दो, ऐसे दिखा दो, ऊपर बढ़ रहा है, इंडिया इज डूइंग ग्रेट, ऐसे दिखा दो कि जो बजट में भी आया है उसकी एलोकेशन, जो पॉलिसी है इंडिया की, सो इंडिया इज डूइंग वेल, वी हैव सीन एन ग्रोथ ऑफ 2%. So this is how you use the data and this is how you put it in your answers. Are you getting my point? So nothing is redundant. It's all about how you manage a question, how you structure and organize your question. ठीक है, सारा आपके ऊपर है, आप कैसे मैनेज करोगे इस चीज़ को, ठीक है, फाइन, खत्म। चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, यू केम, ठीक है सर, जी जी, उसके बाद का जो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है,
साल पढ़ा, एक साल एग्जाम दिया, फिर भी नहीं हुआ, कैसे तैयार करते हो अपने आप को दोबारा एग्जाम में बैठने के लिए? सी वैसे मैंने इसको एड्रेस किया पहले ही, ठीक है. यू नो आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग. आई स्टार्टेड द सेशन बाय द वर्ड फोकस. ठीक है, इसका अच्छा खासा एसेंस समझो. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट ए वर्ड्स का एसेंस समझो. जैसे आई एम कमिंग टू दैट आई थिंक थ्रू दिस वर्ड. ठीक है, फोकस. ठीक है, फोकस यही होता है कि आपको करना है, जैसे मैंने आपको बोला ना, फिलोसफिकली भी आपको बोला, बी और नॉट टू बी. डेडिकेशन, ठीक है, कि आपको करना है और आपको अपना माइंडसेट रेडी रखना है कि जैसे मैं अभी बता रहा था इससे पहले भी, सो मच कंपटीशन इज देयर. इट्स नॉट कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इट्स देयर इज अ चांस कि आपका क्लियर भी हो और कभी कभी चांस बनता है कि नहीं भी क्लियर हो. ये भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज द बेस्ट अटेम्प्ट टू क्वालिफाई. इंसान रेडी होता है, बट डिस्पाइट दैट देयर आर चांसेस कि आपका नहीं होता है. दैट इज वेयर यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि पहले ही दिमाग में रखना है कि इट इज पॉसिबल कि मेरा ना हो इस बार. सो आई शुड बी रेडी टू वैल्यू एड टू माई नोट्स, टू रिवाइज माई नोट्स अगेन एंड चेंज द स्ट्रैटेजी कि जो वर्क नहीं किया है पिछले एग्जाम में. जैसे मेरा 4th इंटरव्यू था, रिजल्ट आने वाला था, रादर देन बीइंग पॉजिटिव आई वाज आल्सो थिंकिंग ऑन द नेगेटिव साइड, क्योंकि मेरे ये भी प्रोबेबिलिटी थी कि इफ आई कुडंट मेक इट इन 2-3 अटेम्प्ट्स, इस बार भी पॉसिबिलिटी है मेरा ना हो. बट मेरे को अंदर से थोड़ा वो भी भरोसा था कि आई हैव रिवर्कड ऑन द थिंग्स दैट आई डिड इन माई प्रीवियस एग्जाम्स दैट कुडंट वर्क, मे बी दैट वुड हैव वर्कड इन दिस एग्जाम. मैंने ऐसे का स्ट्रैटेजी चेंज किया, जैसे मैं बता रहा था आपको कि मैं मार्क्स वेयर कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन फ्रॉम 136 टू 114 से 97. तो आई रिवर्कड ऑन दैट पार्ट. अंदर से मेरे को होप भी था एक हिसाब से, यहाँ से डर भी था, फेयर. नो, आई वॉज इन दिस डाइकोटोमी ऑफ और कॉन्टिन्यूम बोलो आप, फेयर एंड होप, कि मैंने ऐसे पे रिवर्क किया है, मे बी आई विल पुश मार्क्स अप. और मुझे वही ऐसे कम रहता था जो मुझे सिलेक्शन रोकता था. और यहाँ से डर भी था कि मे बी दिस विल नॉट वर्क. बट इट इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट. ठीक है, कि आप अपने माइंड को कितना स्ट्रांगली फोकस्ड रखते हो, बी वाले पार्ट पे फोकस करते हो. बी और नॉट टू बी. बी मतलब सिंसियरिटी, बी मतलब डेडिकेशन. करना है भाई, यूपीएससी करना है तो करना है. ठीक है, पहले ही रेडी है बंदा कि पहले अटेम्प्ट में मोस्टली किसी का नहीं हुआ होगा तो मेरा भी चांस है कि नहीं होगा. कोई बात नहीं, आई विल स्ट्रैटेजाइज माई सेल्फ, आई विल रीवर्क ऑन माई सेल्फ. ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक्स रही होंगी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उन पे काम करना है. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपस में कनेक्शंस अच्छे बनाने हैं, मतलब दोस्त हु आर स्टडिंग सीरियसली, ताकि सपोर्ट रहे एक दूसरे का. आप अपने आंसर्स इनको भेजो या अपने आंसर्स आपको भेजें, या आपका स्ट्रैटेजी आपको बोले, आप स्ट्रैटेजी इनको बोले. ठीक है, जहाँ पे लगा कि देयर इज सम गुड पॉइंट, उसको इम्बाइब करना है. लगा कि दिस इज नॉट वर्किंग, म्यूचुअली. सो इट्स ऑल्सो अबाउट दी कोऑपरेशन वाला एग्जाम. आपस में जो पीर ग्रुप होता है उनके साथ आपस में डिस्कशन करने का एग्जाम भी है ये. अकेले बैठोगे, आइसोलेटेड बैठोगे, तो आपको लगेगा खाली आपको चीज़ें आती है, आपको लगेगा यू आर समथिंग ग्रेट, मतलब यू हैव बीन द टॉपर इन द 12th. कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कॉलेज में भी टॉपर रहे हो, यू विल डू दिस एग्जाम योरसेल्फ. बट व्हेन द रियलिटी कम्स इन फ्रंट कि आप ये एग्जाम खुद से अकेले नहीं कर पाओगे, अनलेस देयर इज ए सपोर्ट एंड गाइडेंस. टीचर्स तो है ही, देन फ्रेंड्स एज वेल. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक अपना शेयर करना एक दूसरे के साथ, इकट्ठे वर्क करना स्ट्रैटेजीज पे, इकट्ठे मिस्टेक्स पे वर्क करना, कंसिस्टेंट मेंटरिंग एंड गाइडेंस सीख करना. पहले भी बता चुका हूँ, कंटेंट कहीं से भी मिल जाता है, बट व्हाट you need to seek from this institute specifically is mentor yourself so much, guide yourself so much. गाइडेंस सीख करो काफी ज्यादा, चीजों को समझो, अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड पैटर्न. कंटेंट तो आपको मिलता ही है बाय डिफॉल्ट, वो तो होता ही है कंटेंट. कम कभी मिलेगा तो यू कैन योरसेल्फ वैल्यूएट, वो जैसे मैं बताया कैसे वैल्यूएट करना है. कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है 1 घंटे की क्लास में सारा सब कुछ दे देना, बट वैल्यूएशन इज देयर. आपका भी हार्डवर्क होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. So over the course of time, work like this, be a team, and inshallah, in the first attempt only,
इतना तो मैं आपको बोल चुका हूँ, इफ़ यू फॉलो द डायरेक्शंस, इंटरव्यू गाइडेंस, इंटरव्यू तक तो आपको मेरा गारंटी होता है, बट गिवन द वे आई हैव टोल्ड यू हाउ टू वर्क ऑन इट, फिर सिलेक्शन तो अलग चीज़ होता है, वो तो बात की बात है। एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल तो वी कैन आई थिंक गिव देम दैट मच श्योरिटी कि आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, जब मुझे आया तो आपको क्यों नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, मिलते हैं जल्दी।